राधिका जी को हम आज सभी इकट्ठा हुए हैं सुनने के लिए, उनके स्टाइल ऑफ वर्किंग को समझने के लिए। राजीव जी, राधिका जी, आप दोनों को हम आज सुनना चाहते हैं। सारे कंट्रोल अब आपके पास में है, आप स्टार्ट कीजिए। हाँ, नमस्ते सबको। मेरा नाम राजू करडे है। मैं इंदापुर पुणे से हूँ। और जैसे कि हमने शुरुआत में पिछले मीटिंग मीटिंग में मैंने बोल दिया था, जनवरी से हमारी एक्चुअल इस बिजनेस में शुरुआत हो गई है। और जैसे ही शुरुआत हो गई, हमने बिजनेस स्टार्ट किया। हमें जो बिजनेस करते टाइम जो पानी पीने से जो फायदे हुए, उन फायदों को लेके हम दूसरों के घर जाने लगे। सब लोगों को जैसे हमने फायदे बताने शुरू किए, तो लोगों को भी अच्छा लगा और लोगों ने इसे अपनाना शुरू किया। ये करते टाइम कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि जैसे समझो, लोगों को पिछले नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ कंपनियों से उनको गलत तरीके से अनुभव आते हैं। तो उन्हें लगता है कि चलो दूसरे भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उस तरीके से ही ये थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन हम उन्हें विश्वास देने लगे कि ये अलग है। इसे उस नजरिए से मत देखो। इसे अपने सेहत के लिए और अपना खुद का प्रोग्रेस करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी समझो। और अब लोग इसे अपना रहे हैं। अच्छा लग रहा है। मेरा खुद का अनुभव ऐसा है कि जैसे ही घर में पानी आ गया, मशीन आ गई, तो माता जी को शुगर थी। शुगर अब नॉर्मल हो गई है। और मिसेस का भी हेल्थ प्रॉब्लम था, बड़े पैमाने पे था। वो उसे भी वो बहुत अच्छी तरीके से वो क्रॉस कर चुकी है। और हम बहुत खुश है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अपना आश्रम चलाते टाइम मुझे बहुत दिक्कतें आती थी कि डोनेशन का प्रॉब्लम प्रॉब्लम रहता था। लोगों की मुझे इंतजार करना लगता था। लोग जब आएंगे तो कुछ डोनेशन करेंगे, कुछ बच्चों के लिए कपड़े, जूते, उनके स्कूल बैग, ऐसा सब कुछ पैसों से ही बनता है। उन पैसों के लिए मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ता था। लोग आते थे, हेल्प भी हो जाती थी। लेकिन मुझे अब ऐसा आनंद आ रहा है कि पिछले महीने में लिए मेरी इस बिजनेस से इनकम 1.25 लाख ज्यादा हो गई है। तो मैं खुश हूँ कि एक अच्छी बात लोगों को बताते बताते उनके घर में सेहत आते आते हमारे घर में थोड़ा पैसा आ जाएगा। तो आ रहा है। तो ये बात बहुत ही सुंदर है। और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। मुझे पहले इस बिजनेस में ऐसा लगता था कि अरे मैं जो डोनर लोग हैं उनको कैसे बताऊं। उन्हें तो लगेगा ये बिजनेस करने के लिए हमारे पास आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा झिझकता था, लेकिन मैं अभी बिल्कुल भी झिझकता नहीं हूँ। जैसे लोग मिल जाते हैं, जैसे मैं उनको बताने लगता हूँ, तो वो देखते हैं पहले कि अरे इनके आश्रम में ये मशीन है, तो ये मशीन आश्रम में बैठ सकती है। तो हमारे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए हम अपने घर में भी ये मशीन बिठा सकते हैं। इस तरीके से लोग भी अब पॉजिटिव सोचने लगेंगे। पहले क्या होता है कि जैसे हम निगेटिव होते हैं, तो जमाना निगेटिव बनेगा आपके लिए। और हम खुद पॉजिटिव बनेंगे, तभी जमाना आपके लिए पॉजिटिव बनेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी के साथ हम जुड़ गए और हमारा अभी तो स्पीड बढ़ने लगा है। तो मैं सोचता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुझे जाना है, क्योंकि उनके घर में सेहत और पैसे दोनों आना है। थैंक यू निखिल सर। मैं अभी राधिका को बोलता हूँ। मेरा तो हो गया। राधिका अब आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू राजीव सर, आपने बहुत ही शॉर्ट ले लिया आज। हम काम कैसे कर रहे हैं? काम में जो भी दादा के सेशन में सिखाया गया है, जो भी सोनी सर के सेशन में सिखाया जाता है, मिलिंद सर जो भी बात करते हैं, बस इन्हीं तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले सबको ये बोलना है कि कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसका एक ये क्या रहता है, सोच क्या रहती है कि हमें पता चले कि करना क्या है।
लेकिन वो इंफॉर्मेशन कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। क्योंकि अभी क्या होता है कि हम लोग आए दिन बैठ जाते हैं मोबाइल लेके, और यूट्यूब को जब स्क्रॉल करते हैं तो एक के पीछे एक वीडियोस आते रहते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेंगे तो हमें बिजनेस अच्छा करने को आएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि देखिए, अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है अपने पास में, उसी को हम अगर अच्छे से अप्लाई करें पहले, तो उसमें से हमें पता चलेगा कि क्या चीजें अपने को अप्लाई होने के बाद रिजल्ट पैदा कर रही है और क्या चीजें नहीं काम कर रही है। तो पहले तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जब आप कलेक्टिवली ले रहे हो, तो उसको कस्टमाइज तरीके से यूज कैसे करना है अपने लिए, वो देखना पड़ेगा। अगर वो हमने नहीं देखा तो होगा क्या, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी एक गार्बेज की तरह ही रहती है। ये मेरा खुद का मानना है, क्योंकि हम बहुत इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं यूज किस चीज का करना है। तो एज अ बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस, और मैं जो हूँ, मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया नहीं है। मेरे घर में लोगों ने एमवे वगैरह किया है, तो उनको देखती थी मैं कैसे करते थे। तो बस उतना ही है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का। और यहाँ पर अभी जब हम काम कर रहे हैं तो मैं प्योरली बिजनेस के जैसे ही इसको हैंडल कर रही हूँ। इसको कोई नेटवर्किंग या फिर ऐसा चेन मार्केट सिस्टम, ऐसा कुछ भी मैं दिमाग में नहीं लाती हूँ। तो मेरा खुद का वाई क्लियर है। दूसरी चीज, जब हम बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो हमें खुद का वाई क्लियर करना पड़ता है। कल शायद मैं किसी से बात कर रही थी, अभिषेक भैया, सोनी सर ने कॉन्फ्रेंस कॉल किया था 2 दिन पहले। तो उनके साथ बात करते समय ऐसा पता चल रहा था कि मन में झिझक है। सॉरी अभिषेक भैया, आपका बता रही हूँ तो ये मत समझिए कि मतलब आपका नाम लेके, लेकिन आई अप्रिशिएट योर नो एफर्ट्स प्रॉब्लम। कि बाबा अपने को समझ में आ रहा है कि हमें झिझक कहाँ पे है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं समझ में आता है कि हमें झिझक किस बात की है और किस बात के लिए हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा। तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम ये बिजनेस कर क्यों रहे हैं। जैसे कि राजीव जी का आपने सुना कि उनको आश्रम के लिए फंड्स के लिए चाहिए, और लोगों को हेल्प मिल रही है। मेरा भी ऐसे ही है कि मुझे बहुत सारे लोगों के हेल्थ के बारे में ही थोड़ा कंसर्न होता था पहले। और अभी अभी जैसे इसके इसके पहली वाली जब जॉब कर रही थी तो पॉवर्टी बहुत देखी है। और उस गरीबी में जूझने वाले लोगों के साथ में काम करते हुए ये समझ में आया कि 100 रुपए भी कमाने के लिए दिन भर ईंट जो होती है वो डालनी पड़ती है यहाँ से वहां उठाकर, और फिर जाके 100 रुपए मिलते हैं। तो क्या हम इसको स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं काम। क्योंकि देखिए, किसी इंसान को 1 घंटे का 100 रुपए भी मिल रहा है और किसी इंसान को 1 घंटे का 3-4 हजार भी मिल रहा है। तो स्मार्ट वे से कुछ काम किया जा सकते हैं, ये मुझे क्लियर था। तो अपना खुद का वाय जब हम क्लियर करते हैं, इस बिजनेस में हम क्यों आए थे या फिर क्यों हम ये काम कर रहे हैं। तो पहली चीज ये है कि हमें लोगों को एक ऐसी चीज जो आज के समय की सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है, और आने वाले समय में भी इस ये मजबूरी होने वाली है लोगों की, और ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को अवेयरनेस और एजुकेट कर रहे हैं। और जब ये करते हैं तो साथ ही साथ लोगों को फिर समझ में आता है कि हमें इस दिशा में शिफ्ट होना है। अगर होंगे, जल्दी से होंगे तो क्या फायदे हैं, और थोड़े दिनों के बाद होंगे तो क्या फायदे हैं। ये चीजों का डिफरेंस हम लोगों को बताने के लिए इस बिजनेस में है, और फिर सेल हम करते हैं जिससे हमें पैसे बोनस आती है। तो ये मेरा भाई मैंने इस तरीके से क्लियर किया है। तो आज सबके लिए एक एक्सरसाइज ले लो कि हम अगर खुद का वाई क्लियर करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा हमें मतलब अ, अपनी दिशा समझ में आएगी कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो अगर आप आपके वाई क्लियर करते समय ये बोल रहे हो कि मुझे लोगों की बीमारियां ठीक करनी है, इसलिए मैंने ये बिजनेस में आई हूँ, तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप सिर्फ बीमार लोगों को ढूंढने वाले हो। और वहां पर रास्ता सही हो सकता है बीमार लोगों को ढूंढने का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी ग्रोथ धीरे धीरे होगी, फास्ट नहीं होगी, क्योंकि टाइम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर नहीं होगा। और अगर हम टाइम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम करें तो हम बहुत ज्यादा लोगों के साथ में जुड़ेंगे जो बिजनेस करने वाले माइंडसेट के हैं। तो हम मल्टीप्लायर माइंडसेट में चले जाएंगे, फिर हम 2 हाथ 2 पैरों से और एक बुद्धि से जो काम कर रहे हैं
उसके साथ में हम बहुत सारे लोगों का एक सिस्टम बना के चलेंगे, तो एटलीस्ट हम एक व्यक्ति मिलके 100 लोगों को हम कल्याण कर सकते हैं उनका, मतलब हम उन्हें हेल्थ की दिशा में या फिर वेल्थ की दिशा में लेके जा सकते हैं। तो कभी भी ब्रॉडर माइंडसेट के साथ में अगर हमने वाई अपना क्लियर किया, तो हमें वो फायदा मिलता है कि हम बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हम पहुंच सकते हैं। तो खुद का वाई क्लियर करना है पहले तो आज बैठ के, कि हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद में हम थोड़ा सा ये सोचते हैं कि सेल क्यों आ रही है हमारी इतनी सारी। तो मैं एक क्लैरिटी के साथ में आज बात कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट सेशन था जो थोड़ा मुझे सामने डिस्क्रिप्शन था कुछ, तो मैं अभी याद कर करके सेशन ले रही हूँ। तो पहला सेल आने की वजह, सेल इसीलिए आ रहे हमारे क्योंकि हम क्या कहते हैं, प्री डेमोन्स्ट्रेशन क्लोजिंग पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि तवा गरम होने की प्रोसेस, दादा ने बताया था, सोनी सर ने बोला था कि हम किसी भी इंसान को जब अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसके पहले हमें तवा गरम है कि नहीं ये देखना है। अभी तवा गरम है कि नहीं मतलब इसका यही है कि प्री डेमोन्स्ट्रेशन क्लोजिंग हमें करना है। तभी इसमें क्या होती है प्रोसेस, कि हम किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ में जब बात करते हैं ना, तो उसके साथ कम से कम 8-10 दिन से हमारी बात होती रहती है, थोड़ी 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 थोड़ी। हम एकदम से किसी के साथ में बात करके तुरंत प्रेजेंटेशन के लिए नहीं जाते। साइंटिफिक वे में अगर इसको समझा जाए तो इसको ग्रूमिंग की स्टेज बोलते हैं। ग्रूमिंग माने किसी व्यक्ति के साथ में उसका माइंडसेट बनाना है हमें किसी चीज के साथ। तो वो ग्रूम करना होता है उनके साथ में बात करते हुए। तो ग्रूमिंग में आती है रैपो डेवलपमेंट। रैपो भी बनाते हैं हम लोग सामने वाले इंसान के साथ। और अपने उनका अभी का स्थिति क्या है, उनको अपने बिजनेस में लाने के लिए हम वजह ढूंढते हैं कि उनके पास नीड किस चीज की है, हेल्थ की है या वेल्थ की है, ये ढूंढते हैं। उनका माइंडसेट किस तरह तरीके से काम करता है, कि उनको प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ में चलना पसंद है या फिर वो किस माइंडसेट से काम कर रहे हैं अभी। ये चारों जो भी माइंडसेट है इसका वीडियो दादा के यूट्यूब चैनल पे है। तो आप ये भी लिख लो कि माइंडसेट वाला वीडियो हमें दादा के चैनल से देखना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत तो, कि इस आदमी को हम बिजनेस का प्रोस्पेक्टिंग अगर करेंगे तो ये आगे हमारे साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। और ऐसे करके हम किसी भी आदमी के साथ में बात करना शुरू करते हैं। अभी ये रही पहचान वाले या फिर थोड़े बहुत पहचान वाले लोगों की बात। अभी हम किसी अनजान व्यक्ति को, जैसे कि कोल्ड कॉलिंग करके हम जिसके साथ में जुड़ जाते हैं, तो कोल्ड कॉलिंग में बात ये रहती है कि हम किसी इंसान को नए से रास्ते पर मिलते हैं और फिर हम बात करते हैं। तो उस वहां पर एलिवेटर स्पीच दे के बात करनी है। तो एलिवेटर स्पीच क्या होता है, एक बहुत अच्छा सेशन चिकू भैया ने अपने लिया था, उज्जवल उज्जवल भैया ने लिया था। उसमें उन्होंने बोला था कि एलिवेटर स्पीच क्या है, तो वो भी मैंने लिखा हुआ था मेरे पास। तो बहुत सारे एलिवेटर स्पीच हो सकते हैं बिजनेस रिगार्डिंग। बेसिकली बात ये करनी है, एलिवेटर स्पीच मतलब क्या, वन वन लाइन सेंटेंस रहती है जिसमें आपको बात यू ऐसे इस तरीके से रखनी है अपनी, कि सामने वाले को क्लैरिटी भी ना मिले और उसके मन में एक क्या कहते हैं, एक उत्सुकता पैदा हो, एक क्यूरियोसिटी बने, कि वो अपनी बात को और अच्छे से समझने के लिए हमें आगे का कोई क्वेश्चन करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, मतलब जब सामने वाले के साथ बात करते समय उन्होंने मुझे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं उनको कहती हूँ कि मैं लोगों के सपने पूरे करने का रास्ता बताने का काम करती हूँ। तो ये हुआ एलिवेटर स्पीच। तो सपने पूरे करने का रास्ता बताती हूँ, ये जब हम बोलते हैं तो सामने वाले को ऐसे लगता है कि अरे ये क्या है, मतलब ये कौन सी डिग्री है, क्या आपने क्या पढ़ाई किया, ऐसे कैसे आप करते हो, आपका कोई काउंसलिंग सेंटर है क्या। तो देखिए जैसे ही मैंने ये बोला तो उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिली, और इसलिए उन्होंने आगे के 2-3 क्वेश्चंस कर दिए। तो तब उनको हमें ये बताना है कि हाँ ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है और आइए अभी अभी बातों बातों में नहीं बता सकते हैं, इसके लिए हम शांति से मिलेंगे। आपको भी हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हूँ, ऐसा करके कि आपका नंबर एक्सचेंज करके हम लोग वहां से चले जाते हैं। इस तरीके से हम कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं। दूसरा, 18 सवाल के ऊपर भी कोल्ड कॉलिंग हो सकता है।
हम क्या करते हैं कि 18 सवाल पूछने के हिसाब से भी हम कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं। कि देखिए किसी को हमने मिला और उनको, मान लीजिए आप किसी किराना शॉप में गए या फिर किसी किसी भी शॉप में चले गए और वहां के इंसान के साथ आपकी नए से बात हो रही है। आप कोई प्रोडक्ट उनके उनसे ले रहे हो, और उस टाइम पे हम तुरंत दूसरे मिनट में हम उनको ये, मतलब बात करते समय ही हम उन्हें ये बोल सकते हैं कि आप ये बिजनेस कितने सालों से कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि कितने सालों से हैं, तो थोड़ा सा उनके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा वहां पर सराहना करना है कि आपके आपने जो ये रखे हैं यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट बेचने के लिए, अच्छा क्वालिटी है, अच्छा लगा मुझे प्रोडक्ट्स देख के। और ऐसे करते थोड़ा बात उनके साथ में करके फिर उन्हें कहना है कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। क्या हम आपके सपनों के बारे में आपका इंटरव्यू लेने आ सकते हैं क्या? आपको उतना समय यहाँ पर शॉप में बैठे बैठे मिल जाता है क्या? तो वो इंसान इतना अच्छे से पूछने के बाद मुझे तो नहीं लगता कोई ने आज तक मुझे मना किया है। तो हम हाँ ही लेकर आते हैं। और जब हाँ बोलते हैं वो सामने वाला, तो ठीक है कहना है, और उससे समय लेके फिर एक पेज और पेन लेकर 18 सवाल पूछने के लिए उनके साथ में जो समय लिया है वो लिख सकते हैं। जब हम 18 सवाल पूछते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उसको कस्टमाइज तरीके से पूछना है। सारे के सारे सवाल लेने हैं तो भी ले सकते हैं, या फिर कुछ कम ज्यादा भी करने हैं, रिपीटेटिव लग रहा है कुछ, तो उसको माइनस प्लस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको वो 18 क्वेश्चंस मतलब एक ढांचा है जो आप इंटरव्यू लेते समय यूज कर सकते हैं। और ये करने के बाद उनको फिर हम 18 सवाल पूछने के बाद जब लास्ट वाले पेजेस पे लेके आते हैं कि अभी आप ये जो कर रहे हैं, इसके आगे अगर आपको और भी कुछ सपने पूरे करने के लिए, मतलब हमारा क्वेश्चन ही है ना उधर, कि आपको अगर सपनों की ड्रीम कार खरीदनी है तो आप कौन सी चाहिए, और ये ड्रीम कार आपको यही बिजनेस करते समय अगर आपको खरीदनी है तो आपको कितने साल लगेंगे। तो वहां पर वो इंसान बोलता है कि अभी तो ये पॉसिबल है नहीं, या फिर है तो वो बता भी देते हैं। तो उस समय जो बात आती है वैसे हमें उनको टर्न आउट करना है। अगर वो कहते हैं कि हाँ हमें समय लगेगा, तो उनको कहना है कि हमारे पास में ऐसी एक चीज है जिसको आप अगर देखेंगे, समझेंगे और सोचेंगे उसके बारे में, तो आपको जरूर आपके सपनों का रास्ता क्लियर नजर आएगा। ओके। तो फिर आपको वो चीज देखने के लिए समय देना हो तो आप बताना। ऐसे करके फिर जब ऐसे हम लोग बात रखते हैं तो सामने वाले को बहुत बार समझ में आता है कि हाँ इसके पास कोई तो अलग रास्ता भी है, समझने में क्या जा रहा है। अगर नहीं, तो उनका थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा कि समझने के बाद में आप निर्णय लेने वाले हो तो एक बार देख लो, क्योंकि आप इतना कष्ट ये बिजनेस में भी उठा रहे हो, इससे हाफ समय में अब अगर आप समय देते हो तो आपके यही सपने पूरे करने के लिए आपको एक अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो और एक बिजनेस ही होगा, आपको कहीं पे जॉब नहीं करना पार्ट टाइम। तो ऐसे करके हम कोल्ड कॉलिंग करके भी इंटरव्यू के द्वारा भी जो लोगों को लेके आते हैं, वो लोग बहुत बार तो बीमार नहीं होते और वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के भी होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में हम जब बैठते हैं तो अपना समय जो है ना वो कम बर्बाद होता है, और उनको जल्दी जल्दी अपनी बातें समझ में आती है, और फिर सेल जनरेट होता है फास्ट। ऐसा है। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया? थैंक यू नीरज भैया। दूसरा, अभी मेरे यहाँ पर ना प्रेजेंटेशन का एक शॉर्ट ये है। हम जब प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो हम शुरुआत कभी नहीं करते। हाँ, लिस्ट मेकिंग पे आना है पहले हमें। हम लिस्ट मेकिंग कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर में कुछ मेरे पॉइंटर्स है। पहले तो सोनी सर ने हमें NDOP 2 में बताया था कि कौन से एज ग्रुप के लोग इस बिजनेस में आने के लिए पसंद करते हैं ज्यादा। तो वो 35 से लेके 55 तक का एज ग्रुप है। तो ये एज ग्रुप मैंने ध्यान में रखा था, और यहाँ पर आने के बाद हमने जो प्रीवियस डेमोन्स्ट्रेशन किए थे इस एज के ग्रुप के साथ में, उन लोगों को रिकनेक्ट किया है वापस। और जो नए प्रेजेंटेशन हमने देना स्टार्ट किया था, वो प्रेजेंटेशन हमने इसी ग्रुप से लेना शुरू किया है। तो फायदा ये होता है कि इस ग्रुप के जो लोग रहते हैं वो मैच्योरिटी लेवल पे आए हुए लोग रहते हैं। उनका लाइफ में एक शादी वगैरह करके वो सेट हो गए होते, बच्चे होते हैं, उनका हेल्थ और उनका एजुकेशन स्टार्टअप हुआ रहता है। और 55 मतलब उनका
जॉब में थोड़ा सा ये भी हो चुका होता है कि आगे आगे बहुत साल जॉब करने के बाद भी सैलरी बढ़ी नहीं है। और फिर थोड़ा सा नर्वसनेस जो होती है लाइफ के साथ में, वो आने वाले लोग इस एज ग्रुप में हमें मिलते हैं, 45 से 55 तक के। और बहुत सारे सपने होते हैं वो जो जब जवान होते हैं तब हम मिलकर देखे हुए सपने जो होते हैं, वो बहुत सारे सपनों को ऐसे ही खत्म होते हुए दिखता है सपना। और वो लोगों के अंदर ऐसा रहता है कि हाँ कुछ चीज मिले तो मैं इसको अप्लाई करूं और मैं फटाक से जाने वाले समय को रोक के इसके साथ में काम करना स्टार्ट करूं। तो इसी एज ग्रुप के जो लोग अभी यहाँ पर क्या मतलब मीटिंग में बैठे हैं, तो आपको तो बस आपके आजू बाजू में आपके जैसे लोगों को ढूंढना है। मुझे तो मेरी थोड़ी उम्र से बड़े वाले लोगों को ढूंढना पड़ता है क्योंकि मेरा एज है 33। तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल जाता है, तो मैं करती रहती हूँ फिर भी ट्राई। और मेरे कोई फ्रेंड्स भी इस एज के नहीं है, तो वो गड़बड़ होती है मेरे साथ में, लेकिन मैं थोड़ा करती रहती हूँ। और यहाँ पर हम जब लोगों के साथ में मिलते हैं, तो इस एज ग्रुप के लोगों के साथ में उनके मन में जो भी दर्द है ना, जो उस दर्द तक पहुंचने का आसान तरीका यही है कि ग्रूमिंग की स्टेज अपनाइए। और ग्रूमिंग के साथ में उनको बात कीजिए। बात जब करेंगे तो उनके मन की जो बातें हैं वो समझ में आती है कि क्या चीज से वो गुजर रहे हैं, और उसके साथ में हमें अपनी बात रखने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। ऐसा हो जाता है। अभी यहाँ पर एज ग्रुप ध्यान में रखना है। दूसरा, वो आदमी हमारे साथ में जुड़ने के लिए प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ जुड़ने के लिए तैयार है कि नहीं, ये भी चेक करना है। क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कि उन्हें जो जॉब चल रही है, जो काम चल रहा है, उसके साथ में वो खुश है, उनको कुछ अलग नहीं करने की मन नहीं है। वो तो फिर ऐसे है कि हाँ मेरी इतनी पगार आ रही है, मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, तो बस मैं ये करके खुश हूँ मेरे लाइफ में, मुझे और कुछ करना नहीं है। ये बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं। तो या तो इन लोगों का हमें मन माइंडसेट कन्वर्ट करना पड़ता है, या तो फिर उनको फिर मशीन एक देके वो पानी तो पियो आप, हेल्थ तो आपकी बचाओ, इस तरीके से कुछ करके उनको मतलब एंड यूजर के जैसा तो लेके रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग हमें बिजनेस करने वाले ही मिले। तो हम ये भी कर सकते हैं। अभी ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोगों को इसीलिए ढूंढना है ताकि वो जल्दी से सेल क्रैक हो जाती है। और हम बहुत ज्यादा बीमार लोगों के पीछे नहीं भागते। मतलब अभी किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो पांच या चौथे या पांचवे स्टेज का है, और उसको जाके हम लोग बोलेंगे की नाही आमचं पाणी प्या मग तुम्हाला बरं वाटेल। गलत है, नहीं बरं वाटणार। क्योंकि उसको तब दवाई की जरूरत ज्यादा है, पानी की है, लेकिन मेडिसिन की ज्यादा है, और मेडिसिन का खर्चा उसको उठाना है। चाहिए तो फिर भाई तू यहाँ पर आके पानी लेके जा मेरे यहाँ से, लेकिन तू ठीक हो, ये हम बोलते हैं। लेकिन उनके पीछे मशीन ले फिर तू ठीक होगा, फिर मेरे साथ बिजनेस करेगा, नहीं। क्योंकि मैं जब बीमार थी तो मुझे भी पता है कि मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचती थी दूसरे। हालांकि तब भी मेरी बुद्धि यही थी जो आज चल रही है, लेकिन उस टाइम पे वो नहीं चलती थी क्योंकि बीमारियां इतनी थी, बॉडी में परेशानी इतनी थी कि जो काम डेली के रूटीन के हैं वही मैं बहुत मुश्किल से करती थी। परसों भी अभी मुझे जब नेक का प्रॉब्लम हुआ, मीटिंग कैंसिल करके मैंने चुपचाप बैठी रही, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा हेल्थ अगर यहाँ वहां हो गया तो बस 6 महीने गए उसमें। तो ऐसा होता है। तो हम बीमार व्यक्ति को जब ढूंढते हैं ना, तो प्रॉब्लम यही है, दादा जो बोलता है ना कि बीमार बीमार को मत ढूंढो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बीमार लोगों को ठीक करने के दुनिया में नहीं हो, या फिर आपके पास जो पानी है वो बीमारों के लिए अभी आप देने जाओगे तो आप पीछे रहोगे तो मत करो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो लोग आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर में उतनी व्याधि है। तो वो उनके बीमारी के ऊपर ध्यान देंगे, उनको ठीक होने के ऊपर ध्यान देंगे, या हमारे साथ भागेंगे। अच्छा, तो इसीलिए ये चीज ध्यान में रखनी है कि कभी भी बीमार बीमार लोग ढूंढने के साथ में उनके साथ में डेमो करने के लिए भागदौड़ करनी नहीं है। अगर आपके साथ में ऐसा कोई मिल भी जाता है तो एज ए इंफॉर्मेशन गिवर
आप वहां पर जाके बात कर सकते हैं। दूसरा एक स्टाइल मैं अपनाती हूँ जब मैं किसी से नए सिरे से मिल रही हूँ, कि उनको व्हाट्सएप पे बात कर रही हूँ, चैटिंग कर रही हूँ, और मैंने कभी कोई स्टेटस रखा और स्टेटस को किसी ने रिप्लाई किया, तो बोल पूछते हैं मुझे बहुत सारे लोग, या आपको भी क्वेश्चन आता होगा कि जैसे हम हमारा फोटो देखा जाता है स्टेटस पे, इसका प्राइस क्या है, ऐसा पूछा जाता है बहुत बार। तो मैं जब भी मुझे प्राइस पूछते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि ये मशीन लाखों की है लेकिन करोड़ों बचाने का और करोड़ों दिलाने का काम करती है। तो आपको अगर समझना है तो मेरे साथ में आपको 45 मिनट्स के लिए बैठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा ये क्या करती है काम, और फिर इसके प्राइजेस भी आपको उसी के साथ में, मॉडल्स के साथ में आपको बताए जाएंगे। तो इस तरीके से कभी भी मतलब जब सामने वाला कुछ पूछता है तो उसके मन में क्यूरियोसिटी पैदा करने वाली चीजें हमें बात करनी है। तो आप अपना खुद का स्टाइल डेवलप करो, क्योंकि अगर मैंने आपको कुछ लाइंस या सेंटेंसेस दे दिए तो गड़बड़ क्या होती है, वो स्टाइल मेरा है। ऐसे सेंटेंसेस दादा ने भी अपने बुकलेट में दिए हुए हैं ऑलरेडी। या तो आप उस बुकलेट से कोई सेंटेंस उठाओ, या तो फिर आप खुद बैठ के कि ऐसा कोई आपको पूछे तो आपको क्या बोलना है, थोड़ा सा टाइम निकाल के राइटअप बना के रखिए, ताकि सामने वाला आपको सुनना पसंद करे। देखिए कोई भी इंसान आपको कब सुनता है, जब आप उस उनको पसंद आते हैं, है ना। आप में उनको फ्यूचर दिखता है। पसंद आना मतलब देखिए कोई भी इंसान खुद का स्वार्थ देखता है ना पहले, हमें इनसे क्या मिलेगा, ये स्वार्थ देखते हैं। तो वही है कि हम उनको क्या देने वाले हैं, ये जब हम उनको बताएंगे तो वो जरूर आपका सुनने के लिए तैयार हो सकते हैं। अभी एक चीज और ऐसा भी आता है सामने कि जब हम किसी नए इंसान को मिलते हैं तो उनके मन में ये भी सवाल आता है कि ये मशीन बहुत महंगी है, या फिर ये काम मुझे जमेगा कि नहीं पता नहीं। कोई अलग कोई नेटवर्किंग करने वाला इंसान है, या फिर कुछ बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जॉब कर रहे हैं, या तो वो बहुत बार बोलते हैं कि मुझे मार्केटिंग करना नहीं आता, या तो फिर वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं ये काम कर कैसे पाऊंगी या पाऊंगा। तो सोनी सर का एक स्टाइल बहुत अच्छा है जो मुझे उन्होंने बताया था, मीटिंग में भी बोला था कि हम उन्हें पूछ सकते हैं कि इसमें एक तो पहला तो है कि ये क्या कहते हैं, मार्केटिंग नहीं है, ये एजुकेटिंग और अवेयरनेस है। मार्केटिंग करते तो 3 लाख रुपए, सॉरी 3 लाख रुपए का मशीन बेचने के लिए कंपनी बहुत अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर सकती थी। तो हम मार्केटिंग करने वाले नहीं है, हम डिस्ट्रीब्यूटर है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, और हमें कंपनी की फ्रेंचाइजी मिल रही है। तो दिक्कत यही है, दीपक बजाज के सेशन में भी जो सर थे उनके सेशन में भी बोला था उन्होंने कि कंपनी का हम जो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कंपनी हमें फ्रेंचाइजी गिफ्ट करती है और हम सेल्समैन बन के घूमने लगते हैं, मशीन ले लो मशीन ले लो ऐसे करते। तो ये बहुत गलत बात है। हमें वाई क्लियर करना पड़ेगा हमारा खुद का कि हम मार्केटिंग करने वाले, मशीन बेचने वाले हैं, या हम एक फ्रेंचाइजी गिवर हैं। फ्रेंचाइजी का मतलब आप खुद भी मशीन बेचने का काम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। हम अगर एक मशीन बेचने के दुनिया में आ गए तो हमारे साथ में प्रॉब्लम यही होने वाली है कि हम सिर्फ एक मशीन बेचने के पीछे भागेंगे, और फिर हम एक तो बीमार को ढूंढेंगे या तो फिर पैसे वाले को ढूंढने वाले हैं। अभी मेरे साथ में भी जो मेरा जो इंदापुर का इवेंट था, यहाँ पर भी कुछ लोग आए थे जिन्होंने मुझे आने के बाद में बोला कि बोले आपका काम बहुत अच्छा है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, हमें पता चला। और फिर मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं बोले पैसे वाले, तो मैं उनको जाके प्रेजेंटेशन दूंगा। तो मैंने उनको वही बोला कि देखिए ये मशीन बेचने का काम नहीं है। आप एक मशीन बेचने के पीछे कितने दिन तक भाग सकते हैं, और इतना कर करके आप कितने मशीन दे सकते हैं, तो आपका खुद का इनकम कितना होगा। तो हम मशीन बेचने की दुनिया में जब जाएंगे तो मुश्किल से हम शिक्षे तक पहुंच पाएंगे। अगर हमने ऐसा सिस्टम रन किया, वर्किंग 4 लोगों को अगर हमने ढूंढा और वो 4 लोगों को अगर लेकर हम आगे बढ़ते गए, तो हम -3 तक का जर्नी जरूर कंप्लीट कर सकते हैं। दादा ने इस चीज के बारे में बहुत बार बात की है, लेकिन फिर भी हमारा थोड़ा सा हो जाता है कि पैसे वाले लोगों को ही ढूंढते हैं, उनके रेफरेंसेस बहुत अच्छे होते हैं, तो वो करेंगे। और फिर उनसे हमें हमें उनकी मशीन जाएगी तो और लोगों के साथ में भी हमें रेफरेंसेस मिलेंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है, एंड यूजर बन के बैठ जाते हैं वो लोग।
बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि वो लोग एक्टिवेट होके कुछ काम करना स्टार्ट करें हमारे साथ। अभी ये एक चीज है। दूसरा, लिस्ट मेकिंग में अगर हम करेंगे तो आप लिस्ट में घर वाले जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनका लिस्ट अलग रखिए, फ्रेंड्स का लिस्ट अलग रखिए। जो ऐसे कोई लोग हैं जिनको हम कभी कभार देखते हैं लेकिन इनकी पहचान अपने साथ में है, उनका एक लिस्ट अलग से रखिए। जो हम कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं वो लिस्ट अलग से रखिए। और कोल्ड कॉलिंग का ये ज्यादा गड़बड़ होती है कि हम कोल्ड कॉल कर लेते हैं लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो रिकॉर्ड ना करने की वजह से हमें प्रॉब्लम ये आ सकता है कि रिकॉर्डिंग ना होने की वजह से कि हमें पता नहीं चलेगा कि हमने किसके साथ में क्या बात की थी और उनको मिलना कब है। ये गड़बड़ ना हो इसके लिए मैंने नोट एप्लीकेशन का एक आप सबको बोला था कि ये नोट एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें हम लिख कर रख सकते हैं। इंसान का नाम लिखें, उसके बाद में उसमें क्या बोला था, कब मिलना है, ये भी लिख सकते हैं। आपको जो भी पॉइंटर्स लिखने हैं वो लिख सकते हैं। और वो गूगल के जीमेल के साथ में ज्वाइन होता है नोटपैड। तो हमें कहीं भी किसी भी जगह पर मोबाइल में हम वो नोटपैड यूज कर सकते हैं। उसके लिए कोई कागज पेन डायरी लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, नॉर्मल नेटवर्कर इंसान जो भी देखे जाते हैं उनके हाथ में बड़ा सा बैग, एक डायरी, एक पेन, ये सब कुछ हाथों में दिखता है तो देखने के साथ में ही समझ में आता है कि नेटवर्कर है। तो हम हुलिया ही ऐसा बनाकर घूमेंगे कि हम नेटवर्कर ही दिखेंगे तो लोगों को अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। और नेटवर्कर होना भी कोई गलत बात नहीं है। देखिए, क्योंकि जो नेटवर्किंग का सिस्टम है ये भी एक सिस्टम है। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर, सॉरी, कस्टमर, ये कंपनी टू कस्टमर जो आता है वो भी एक नेटवर्क का सिस्टम है। तो हम भी एक बिजनेस प्लेटफॉर्म के साथ में रन हो रहे हैं। इस चीज में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात इन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि जिनको गड़बड़ लगती है, नेटवर्क का नाम लेते हैं तो डर लगता है कि सामने वाला जैसे ही बोल देगा कि हाँ ये चेन मार्केटिंग का काम है क्या, नेटवर्किंग का काम है क्या, तो तुरंत हमें बुरा लगने लगता है कि यार ये तो एकदम हल्का काम है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज हम ये बोल सकते हैं कि नेटवर्किंग के बारे में आपको नॉलेज क्या है ये बताइए। तो देखना, जो भी इंसान ये डायलॉग आपको दे रहा है ना, उसको खुद को क्लैरिटी नहीं है नेटवर्किंग के बारे में, लेकिन वो किसी और से कहीं सुनी बातों में आपको बोल रहा होता है। और उसको पूछ लेने का तुरंत कि नेटवर्क के बारे में क्या जानते हो। अगर उन्होंने बताया तो अच्छे से बोलना कि ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने मुझे दी, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ वो नेटवर्किंग में जरूर है ये, लेकिन इसमें खास बातें क्या है ये समझने के लिए अगर आप मेरे साथ में बैठोगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा और फिर आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो क्या आपको मुझसे बात करनी है इस विषय में इन डिटेल? तो वो उस इंसान को ये समझ में आएगा कि हाँ ये अलग नेटवर्किंग के दुनिया में है, ये कोई पीछे लगने वाला काम नहीं है या फिर ये कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा है, पीछे नहीं पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मल नेटवर्कर इंसान जो होते हैं ना, वो बार बार ऐसे पीछे पड़े होते हैं लोगों के, वो त्रस्त हो चुके होते हैं कि ये बार बार कब खरीदोगे हमारा प्रोडक्ट, कब खरीदोगे हमारा प्रोडक्ट। और अपने यहाँ पर ये है कि हम एजुकेशन देंगे। एजुकेशन कैसे देंगे, हम बताएंगे उनको कि इस प्रोडक्ट को लेने के बाद में आपके जिंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं, बिजनेस के साथ में और हेल्थ के साथ में। एजुकेट और अवेयरनेस करते रहेंगे। और उनको खुद को क्लैरिटी जब तक नहीं आता है, 3 लाख की चीज कोई भी खरीदने वाला नहीं है, तो वो क्लैरिटी दिलाने का काम, मतलब हम एजुकेट और अवेयरनेस करने का काम हम करेंगे। अभी यहाँ पर हु मूड माई चीज नाम का एक सेशन दादा ने लिया था, उसका बुक भी मैंने पढ़ा है। अभी इस सेशन में हम अगर सोचेंगे कि क्या बताया था दादा ने, उस टाइम पे तो समझ में नहीं आया था, लेकिन उसके छोटे छोटे कैप्सूल्स जो हैं, सॉरी उसके कैप्सूल्स नहीं है, उसका एक सेशन जो था वो बुक मैंने पढ़ी है। और उस बुक के साथ में मुझे एक समझ में आया कि हम खुद का चीज अगर पहचान पाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है काम करने में। और लोगों को भी उनका चीज क्या है वो समझाने में भी मुश्किल नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनका चीज क्या है और वो कुछ अलग ही चीज ढूंढने के लिए घूम रहे हैं। तो वो एक बात है कि क्लैरिटी जब तक हम मन में नहीं लाते, मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ कि सामने वाले के मन की क्लैरिटी और अपने मन की क्लैरिटी, इसके लिए हमें काम करना है। तो आपका सेल जरूर जनरेट होने वाला है और एक बिजनेस करने वाला इंसान जरूर आपके साथ जुड़ने वाला है। और एक चीज मैंने उस दिन ये बताई थी कि प्रेजेंटेशन के पहले हम 3 डॉग्स की स्टोरी पहले बोलेंगे।
उसके साथ में वो जो जीत भैया पूछते हैं, ये इनविटेशन में भी पूछ सकते हैं, या तो फिर हम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने के पहले भी पूछ सकते हैं, जिंदा रहने से जरूरी क्या है, वो वाला। उसका भी यूट्यूब पे दादा के चैनल पे वीडियो है। तो वो आप पूरा के पूरा वैसा कि वैसा अगर ले लेंगे ना, तो भी बहुत अच्छा कन्वर्सेशन है वो। इससे लोगों को एक समझ में आता है कि ये चीज जरूरी क्यों है, और वो इंसान आपके साथ में आगे के जो 25 मिनट या 30 मिनट जो भी है, वो जो भी आपके साथ देगा, वो ध्यान लगा कर देने वाला है। और उस वो सारे क्वेश्चनियर पूछने के बाद में उनके साथ में हमारा रेपो और अच्छा बिल्ड होता है। और फिर हमें जो होता है वो आगे जब फॉलोअप करने के टाइम पे जब बात करने की समय आती है, तो लोग देखिए बहुत सारे लोगों के साथ में ये गड़बड़ है कि प्रेजेंटेशन जरूर हो जाएगा, लेकिन फॉलोअप के लिए जाने का बहुत गड़बड़ होता है, और मेरे साथ में ये बहुत गड़बड़ हो गई थी। और उस टाइम पे हम लोग ऐसा ढूंढते थे कि क्या बोलने के बाद हम उनके पास जा सकते लेकिन होता ही नहीं था, क्योंकि फॉलोअप करना मतलब नए सिरे से एक एंगन के बारे में बात करने के लिए कोशिश आगे जाना पड़ता है। तो वो चीज आसान हो जाती है जब हम 18 सवाल पूछते हैं, जब हम थ्री डॉग्स की स्टोरी बोलते हैं, जब हम अपना जीत भैया वाला स्टाइल यूज करते हैं। तो वहां पर हमें अ, आगे जब हम नेक्स्ट टाइम भी मिलेंगे, ऐसा जब बोलते हैं, तो सामने वाला इंसान खुश होके बोलता है, नहीं नहीं यार, आप तो आ जाओ, आपके साथ में बात करके बहुत अच्छा लगा। बस यही एक चीज है जिससे हमारे सेल जनरेट हो रहे हैं, बाकी कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं। मैं जो भी है, यही लोगों ने जो भी बोला है ना, यही मैं बात कर रही हूँ। जो मिलिंद सर का स्टाइल है सेट मैक वाला, वो भी हम लोग बहुत बार यूज करते हैं कि किसी ने अगर हमें कुछ क्वेश्चन किया, तो उसको पहले स्माइल करो, फिर उनको वही वाला जो स्माइल करना है, एग्री करना है, फिर उसमें वैल्यू ऐड करनी है, और फिर उन्हें बताना है। तो इसी तरीके से, और हर एक प्रॉपर्टी के बाद में पैसे जरूर मांगना है। कभी भी ये गलती नहीं करो कि जब अपना ये 18 सवाल, ये जो भी है प्री प्री डेमोन्स्ट्रेशन जो भी डिस्कशन है, कि कोई भी दो बीमारियां बताइए जिसका, ये सोनी सर का स्टाइल है कि जिसको हमें डर लगता है, और वो हमें हमारे घर में ना आए ऐसा लगता है, तो और हर जगह पर ये दिख रही है, तो वो बोलेंगे फिर इनके 5 दिनों का, पहले 5 दिन का खर्चा कितना है ये देखिए बताइए। ये करने के बाद में उनको ये समझ में आएगा कि हाँ यार, बीमारी के ऊपर ज्यादा खर्चा लगता है, मशीन से ज्यादा लगता है। तो तब एक्चुअली सोनी सर ये क्या करता है पता है, कि अगर समझिए फॉर एग्जाम्पल, अपने पास में अ, इतना दुख है, या फिर इतनी पेंसिल है, दुख छोड़ो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, दुख, इतनी पेंसिल है, अभी हमें ये पेंसिल ही बड़ी लगती है, तो क्या करना है, इसके साइड में एक बड़ी वाली पेंसिल रख देनी है, तो ये फिर छोटी लगने लगेगी। तो मतलब हम जब मशीन की कीमत बोलते हैं, तो लोगों को वो कीमत ही बड़ी लगने लगती है। तो उसके साथ में अगर हम बड़ी वाली चीज दिखाएंगे कि यहाँ पर ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये चीज छोटी लगने लगती है। तो ये करना है बेसिकली, कि हम जो भी बात रख रहे हैं, उनको उसका बिग पिक्चर क्या है वो क्लैरिटी के साथ में जब हमने दिखा दिया, तो वो बिग पिक्चर देखने के बाद सामने वाले के मन में नीड पैदा होगी, और गरज ही किसी भी चीज को ढूंढने के लिए, मतलब मराठी में बोलते हैं कि गरज ही शोधाची जननी असते, राइट। मतलब जरूरत जो होती है वो शोध करने के लिए प्रेरणा देती है। तो इस तरीके से है। अभी यहाँ पर मैं और एक अच्छा सा उदाहरण ऐसे देती हूँ कि जब हम कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं औरतों के बारे में बोल रही हूँ ये, कि हमें कोई इयररिंग लेना है, और इयररिंग के लिए हमें, हमारे पास एक साड़ी है, एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में हमें जाना है, तो वो इयररिंग हमें चाहिए। ये हमारे मन में वो गरज पैदा हो गई, और इसीलिए हमने किसी शॉप को ढूंढा, और वहां जाके उसको क्लैरिटी के साथ में बताया कि मुझे इस टाइप की इयररिंग चाहिए। तो अगर वो इंसान वहां पर जाने के बाद शॉपकीपर को पता है कि क्या दिखाना है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, हाँ गुड थैंक यू ऐसे होता है। तो यही है। तो हमें क्या करना है बेसिकली, जो प्रोस्पेक्ट हैं उनके घर जाते समय या फिर जाने के पहले उनके मन में पानी की जरूरत क्या है,
ये दिखाना पड़ेगा क्यों है। क्योंकि कोई इंसान कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके मन में उस चीज की नीड पैदा हो चुकी होती है। अब हमारे साथ में गड़बड़ क्या है कि हम किसी को बोलते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि पानी अच्छा है, ये है, उसका केमिकल निकलेगा, कैंसर ठीक होगा, बीमारी आ जाएगी, ये सब बोल देते हैं। लेकिन वो इंसान फिर भी नहीं समझता है कि मुझे अभी इसकी जरूरत क्या है, क्यों करूं मैं इसको। तो ये क्लैरिटी दे दो पहले कि उनको क्या फायदा होगा, तब जाके वो प्रोस्पेक्ट समझ पाएगा कि हाँ ये मुझे चीज देखनी चाहिए, करना पड़ेगा। फिर हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा। तो गरज को पैदा करने के लिए हम जो जो भी कुछ बोल सकते हैं वो वहां पर बोलना है। और फिर वो जब बोलेंगे, जब उनको वो मन में गरज पैदा होगी, तभी वो आदमी प्रेजेंटेशन में बैठ के ठीक से क्वेश्चन, हमें क्रॉस क्वेश्चन करेगा, वो देखेगा। और अभी अभी तो मेरे प्रेजेंटेशन हम लोग इस तरीके से हम देते हैं, मैं देती हूँ, राजीव जी देते हैं, या फिर मेरे टीम में कोई भी देता है। तो हम प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज नहीं बताते हैं, अल्कलाइनिटी, माइक्रो क्लस्टर, या फिर हमारा ये ओआरपी, ये वाली चीजें नहीं बोलते हम डायरेक्टली उनको प्रॉपर्टीज का फायदा क्या है ये बताते हैं। अल्कलाइनिटी बोलना है उसके बजाय हम क्या बोलेंगे कि ये पानी आपके शरीर के केमिकल को हटाएगा, एसिड को हटाएगा, आपके शरीर से एसिड जाएगा, पित्त हटेगा, आपका पेट निरोगी होगा, और पेट अगर सेहतमंद बनेगा तो आपका पूरा बॉडी हीलिंग के प्रोसेस में जाएगा। तो ये बोलने के बाद उसको समझ में आता, अच्छा हाँ ये प्रॉपर्टी का ये यूज है, तो हाँ मुझे फिर घर में पीते हैं मेरे घर के लोगों को, फिर मेरे लोगों को ये होता है वो होता है। वहां पे उनको ये समझ में आता है कि हाँ यार ये पानी हमारे लिए जरूरी है। अगर हम सिर्फ ये बोल के उठेंगे वहां से कि ये अल्कलाइन है, तो अल्कलाइन का मतलब क्या है, नीला कलर, बस। फिर नीला कलर वाला, फिर और फिल्टर भी मिलते हैं दुनिया में, तो नीला कलर ही चाहिए ना, तो फिल्टर खरीद लेंगे, 2.25 लाख देने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पर ये चीजें आपकी अगर क्लियर होंगी, तो उस इंसान को लगेगा कि हाँ मैं एजुकेटिंग की दुनिया में हूँ, मेरे साथ में कोई मार्केटिंग नहीं हो रही है, मुझे एजुकेशन दिया जा रहा है। और वो क्लैरिटी जब आएगी तो वो इंसान आपके साथ में फॉलोअप के लिए भी जुड़ेगा, आपकी सेल भी क्रैक होगी। अभी और एक चीज हम लोग ये करते हैं कि प्रेजेंटेशन देखने के बाद में अपने साथ में बहुत बार ये होता है, देखिए कोई भी ना नहीं बोलता है अपने हमें कि हम नहीं खरीदेंगे, ये नहीं बोलते। बहुत इक्का दुक्का लोग रहेंगे, वो मुंह पर बोल देते कि हमें नहीं चाहिए आपका प्रोडक्ट। तो जब लोग बोलते हैं कि हम करेंगे, इसको जरूर करेंगे, जब पैसा आएगा तभी करेंगे, तो ये जो है, तो इसको एक वेग कंसेप्ट हो गई, जब पैसा आएगा तब करेंगे। तो वहां पर एक क्वेश्चन मैं उन लोगों को पूछती हूँ, प्रेजेंटेशन ऑनगोइंग है, हम हर हर प्रॉपर्टी के बाद में उसके गुणधर्म जो है वो बता रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉपर्टी का हो रहा है, लेकिन बात हम गुणधर्म की कर रहे हैं, वो सॉरी बेनिफिट्स की कर रहे हैं। और फिर हर एक प्रॉपर्टी दिखाने के बाद हमें उनको ये बताना है कि ये 3.25 लाख रुपए इस चीज के लग रहे हैं, क्योंकि आज ये चीज आपको अवेलेबल नहीं है। आप ये पैसा सिर्फ पानी के ऊपर नहीं दे रहे हो, आप ये पैसा सिर्फ अल्कलाइन पानी के ऊपर नहीं दे रहे हो। सिर्फ अल्कलाइन पानी चाहिए तो वो आप घर पे भी बना सकते हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो ऐसे करते करते हम जब एंड की प्रॉपर्टी तक आते हैं, जो अपना तेल फटता है वहां तक, उस टाइम पे उनको सीधे सीधे एक ही बताना कि देखिए अभी जो आपने देखा है सब कुछ, वो सारी चीजों में भी कैंगन का पानी सबसे दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पानी है। और ये क्यों है ये आपने जाना। अब इसके बाद में जो लास्ट प्रॉपर्टी मैं दिखा रही हूँ, इसमें तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी आज तक, जितने भी लोग हार्ट अटैक से गए हैं। ऐसा तुरंत बोलने का और 2 मिनट के लिए चुप बैठ जाने का वहां पे, जैसे अपने मिलिंद सर बोलते हैं ना, हर जगह पर आपको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करने की जरूरत नहीं होती है। जब हमें माहौल गंभीरता के साथ में रखना होता है, तो आपकी आवाज, आपकी बात करने का तरीका भी स्लो डाउन कर लीजिए। फिर आप जिस तरीके से सामने वाले को देख रहे हैं वो तरीका चेंज कर लीजिए, उनको हाव भाव के साथ में ज्यादा बात कीजिए, अपने शब्द कम यूज कीजिए। मैं इस तरीके से करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ अभी
कि अभी मेरे हाथ में क्या है, ये बॉटल रखी हुई है घी की। तो इसमें हम ये ग्लास उठाएंगे, लास्ट वाला ये बहुत इफेक्टिव जाता है। कि अभी मैंने आपको जो भी चीजें दिखाई हैं, उन चीजों में आपने देखा कि मेरा कैंगन दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पानी क्यों है। इसके बाद अभी लास्ट प्रॉपर्टी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, सबसे पहले आप अपने घर के या फिर आपके घर के आजू बाजू के जितने भी लोग हार्ट अटैक से आज दुनिया छोड़कर चले गए हैं, या फिर जिनको भी पेट की बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, उन सबको आंखों के सामने लेके आइए, जो बेचारे आज इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ ये आविष्कार आपके घर में नहीं था इसलिए। उन सबके शरीर को क्या बेनिफिट होता और आपके शरीर को यहाँ से आगे क्या बेनिफिट होगा, ये देखने के लिए आप ये वाला जो हम देख देख दिखाने वाले हैं प्रॉपर्टी, ये देखिए। और फिर उसमें तेल ऐड करना है। दोनों ग्लास में मैं तेल ले रही हूँ, और वो तेल रख के ग्लास आगे रख देने के, और वहां पर जो बहन जी बैठी है उनको तुरंत पूछने का की ताई तुम्ही भांडी आतून घासता का बाहेरून घासता, भांडी जेव्हा घासता। तो तुरंत वो बोलेगी कि हाँ, अंदर से भी मांजनी पड़ती है बर्तन। तो अगर हमने बोला कि हम आज से अंदर की साइड से बर्तन नहीं मांजेंगे, बाहर की साइड से मांजते हैं, तो क्या होगा। तो वो तुरंत बोलती है कि खराब हो जाएंगे। अच्छा, आप ब्रश करते हो क्या दादा। तो बोलते हैं हाँ। तो आप ब्रश क्यों करते हैं दादा। तो बोले अंदर से सफाई होनी चाहिए ना मुंह की। तो बोलना सिर्फ यहाँ से ऊपर सफाई चल रही है, यहाँ से आगे तो मेन काम करने वाले प्रोग्रामिंग तो इधर है, इसका सफाई भी तो करना है। तो कहेंगे कि हाँ करना है। हामी भराइए उनसे, हाँ लीजिए, हर चीज में उनकी हाँ लीजिए। जब वो हाँ हाँ करते हुए डेमो देखेंगे, तभी उनको समझ में आएगा कि ये हम लोग एग्री कर रहे हैं। और हाँ करते हैं मतलब उनका तन मन सोच के चल रहा होता है ये सब कुछ। अगर हम तुरंत उसमें तेल डालेंगे, देखिए अभी ये तेल के साथ में क्या होगा, वो गड़बड़ है। जब उनके साथ में हाँ हाँ करते हुए हमने तेल में फिर ये किया कि जो थाली है उसको मांजने के लिए आप साबुन यूज कर रहे हैं, लेकिन थाली में जो खाया था वो आज आपके पेट में भी है और बचपन से आज तक है। तो उसको निकालने के लिए आपने क्या सिस्टम यूज किया। और ऐसा करके एकदम चुप। जब आपका बहुत बड़ा पॉज आता है ना, जिसका ध्यान नहीं है वो लोग भी ऐसे देखना शुरू करेंगे मोबाइल में, क्यों रुक गया यार, क्या हो गया। तो ऐसा होता है। तो हमें थोड़ा रुक जाना है बोलकर, और फिर उनको जब समझ में आए कि हाँ ये सोचने वाली बात है, और फिर वो ग्लास उठाना है और उसके अंदर घर का पानी डालना है, और दिखाना है कि देखिए इस पानी के ग्लास में, सॉरी इस तेल में हमने जो पानी डाला, वो पानी और तेल एक साथ नहीं हुआ है। इसीलिए आपको बर्तन मांजने के लिए साबुन यूज करना पड़ता है। और इसीलिए ये पानी हमारे शरीर की चिकनाहट से, अपने इंटेस्टाइन के अंदर से जो भी चिकनापन है उसको निकालने के लिए ये पानी काम नहीं कर रहा है। ब्लॉकेजेस हटाने के लिए ये काम नहीं कर रहा है। आपका इंटेस्टाइन साफ करने के लिए ये काम नहीं कर रहा है। आपका विसरल फैट्स जो रहती है, नसों के अंदर जो चर्बी रहती है, उसको हटाने के लिए ये पानी काम नहीं कर रहा है। और अभी दूसरे ग्लास को उठाना है, और इस तेल में मैं ये 11.5 pH का पानी डाल रही हूँ। और अभी देखिए ये क्या हो रहा है। और तुरंत पानी डाल के व्हाइटिश कलर उनको दिखाना है। जब वो देखेंगे, तुरंत उनके दिमाग में एक चीज आएगी कि ये इसमें तेल नहीं बचा। तो वो खुद पहले बोलेंगे कि इसमें तेल नहीं है। अरे बाप रे, ऐसी वाली रिएक्शन सामने वाले की आनी चाहिए। वो आने के बाद हम फिर बात रखेंगे, और फिर बोलेंगे कि हाँ देखिए, इस पानी को यूज करोगे तो आपके शरीर के आंतों से पूरी चिकनाहट निकल जाएगी। पेट की बीमारियां, अगर पेट अगर क्लीन होगा तो शरीर की सारी बीमारियां दूर होती है। ये हम नहीं बता रहे, बहुत सारे रिसर्च बता रहे। और आयुर्वेद में सबसे बड़ा माना जाने वाला जो ग्रंथ है, वाग्भट, उस ग्रंथ में भी लिखा है कि आपका पेट अगर निरोगी हो तो आपके शरीर को भी निरोगी बनाने का रास्ता साफ हो जाता है। तो ये पानी आपके सेहत को बचाने के लिए है। आपके सेहत, सॉरी, आपकी जीवन को बचाने के लिए है, और आपके सेहत को इम्प्रूव करने के लिए है।
ऐसे बोलना है। देखिए अभी मैंने यहाँ पर कभी भी इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टी यूज नहीं किया। वहां पर साइंटिफिक अगर कोई सुनने वाला बैठा है तो वो सामने से क्वेश्चन करेगा कि ये क्या हुआ, साइंटिफिक वे में मुझे बताओ। तभी अपना मुंह साइंटिफिक वे से खोलना है। कभी ये नहीं बोलना कि ये इमल्सिफिकेशन हुआ, तो उनको वो समझ में नहीं आता इमल्सिफिकेशन क्या है। और फिर कुछ कुछ लोग तो ये भी ट्राई कर लेते हैं कि तेल को मिक्सर में पीसेंगे पानी के साथ में, और व्हाइट कलर का झाग आ जाता है, और फिर बोलते हैं कि ये पानी अपना भी व्हाइट कलर का बनता है, तो हमें पानी लेने की जरूरत नहीं है केंगन। तो यहाँ तक भी मेरा तो ये भी काम हो चुका है करके कि ऐसे अगर हम घुमाते हैं तो वो होता है। किसी ने खमन ढोकला अगर बनाया हो तो उनको पता होगा कि खमन ढोकला बनाने के लिए हमें पानी को मिक्स करना पड़ता है, तेल और पानी। और हम मिक्सर में अगर ये दोनों को बांटते हैं तो व्हाइट कलर आ जाता है। तो इमल्सिफिकेशन बोलेंगे तो व्हाइट कलर दिखेगा, और व्हाइट कलर दिखना है तो वो मिक्सर में घुमा कर भी देखा जा सकता है। तो उनको तुरंत ये बताना है कि इसमें तेल फाड़ने की क्षमता है, और तेल अगर फटता है तो अपना आते भी साफ होंगे, और अपना पेट भी निरोगी होगा, और अपने ब्लॉकेजेस भी चले जाएंगे। ये छोटी छोटी सादी सादी चीजें बात करके हम लोग ये सेल क्रैक कर रहे हैं। बताने को खुशी हो रही कि अभी राजीव जी के और 2 सेल यहाँ पर आने वाले हैं। तो राजीव जी और मेरा काम हमारे टीम में बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि हमने इस चीज को, मैंने अवगत किया है, राजीव जी भी अभी बात कर रहे हैं, इसी ढंग से बात करते हैं, ये भी सादी सादी सिंपल सिंपल चीजें। बाकी जो जो लोग मेरे टीम मेंबर्स इस चीज को हथकंडा बनाकर चलने वाले हैं, उन सभी को ये चीजें ये जो सेल निकालना है, ये आने वाला है अभी। पर आज शाम को जो डेमो प्रेजेंटेशन हमारा है, उस इंसान को हमने इवेंट में बुलाया था, जो इंदापुर में हुआ। इवेंट के उसी दिन शाम को हमने उस उनके साथ में कॉल पर कॉन्फ्रेंस पे बात की थी, सूरज काटकर भैया और मैंने। और आज उनसे उसने कल रात को ही खुद से मैसेज किया है। इसके बारे में थोड़ा सा सूरज भैया 2 मिनट के लिए बात करेंगे, तो मैं थोड़ा पॉज ले। एक्चुअली ये किस्सा ऐसा हुआ कि जैसे वो अपने इवेंट इंदापुर का जो इफेक्टिव इवेंट था, क्योंकि मैं इसे इफेक्टिव बोलूंगा क्योंकि इस इवेंट के बाद हमें बहुत सेल आ रहे हैं। लोग खुद से बोल रहे हैं कि हमें मशीन खरीदनी है। जैसे कि अपने वेड़ापुर के शिंदे सर है, ये तो इनसे पहचान भी नहीं थी। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम 6 महीने, साल भर, 2 साल एक आदमी के पीछे पड़े रहते हैं कि ये मशीन ले लो, मशीन ले लो, मशीन ले लो। लेकिन ये वेड़ापुर के शिंदे सर है ना, तो इनकी मेरी पहचान नहीं थी, या टीम में किसी की भी पहचान नहीं थी। बस इनको दूसरे आदमी ने बताया था कि इंदापुर में ऐसा कुछ प्रोग्राम है, तो चलेंगे देखने के लिए, और वो आ गए थे। जैसे उन्होंने निखिल सर का दिखाया डेमो, बहुत नजदीकी से देखा, और वो घर जाके पैसे इकट्ठा किए उन्होंने। और मेरा नंबर उनको मिल नहीं रहा था किसी किसी से, तो 4 दिन लगे उन्हें मेरा नंबर ढूंढने के लिए। और उन्होंने मेरा नंबर ढूंढ के मुझे कॉल किया और बताया कि मेरे पैसे हो गए हैं, तो मुझे मशीन आज ही चाहिए। और उन्होंने हमें बुला लिया, हम पंढरपुर के पास वेड़ापुर गए। वेड़ापुर में जाने के बाद दादा साहेब मेरे साथ थे। दादा साहेब और हमने जाके बैंक में उनका आरटीजीएस कर दिया। तो मुझे बहुत शौक लगा कि कैसे ये हो सकता है। मैं निखिल सर को थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि अ, हम तो एक आदमी को 100 बार मिलते हैं फिर भी वो क्लोज नहीं होता, लेकिन निखिल सर को देख के और उनकी कुछ बातें ऐसी दिमाग में घुस जाती है कि अनजान आदमी भी मशीन के लिए पैसे इकट्ठा करता है और मशीन ले लेता है। उसका ये जीवंत उदाहरण है अपने गणेश शिंदे, वेड़ापुर के। उनके घर परसों ही मशीन बैठ गया है। उसके बाद सूरज सर का अभी जो जिक्र हुआ, वो प्रोस्पेक्ट है। सूरज सर ने उनको भी इनवाइट किया था। वो प्रोग्राम में आ गए, बैठ गए, देखा, उनके भी दिमाग में ये सब चीजें गई। और जैसे कि हम उसके बाद उनको थोड़ा सा भूल गए
क्योंकि बहुत लोगों को इनवाइट किया था और बहुत लोग आए थे, तो हमारी नजर उन पे नहीं थी सूरज सर की। तो अचानक से सूरज सर को कल उनका मैसेज आ गया कि मुझे एक मिनट, बस हाँ। एक बार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शायद आपको नहीं पता है फिर। मैं बोलती हूँ। ये ऐसा था कि सूरज सर ने और मैंने इवेंट के तुरंत उसी टाइम शाम को कॉल पे कॉन्फ्रेंस पे बात की थी। और उनको बताया था फॉलो अप करके कि ये बिजनेस करने का ये तरीका है, ये बिजनेस प्लान है, ऐसे करके, क्योंकि उस दिन बिजनेस प्लान नहीं हो पाया था। तो उस दिन बात करने के बाद में सूरज सर उनके कंटिन्यूअस टच में थे कि वो क्वेश्चंस करे जा रहे हैं सामने से और सूरज सर बात कर रहे हैं। और कल शाम को उन्होंने तुरंत खुद से ही इनको मैसेज किया और बोला कि आज बोले मेरे घर पे आ जाइए एक बार। मेरी आंटी है, उनके साथ में हम लोग बात करते हैं, आंटी और मेरी वाइफ दोनों देखेंगे प्रेजेंटेशन, और हम तुरंत मशीन का हम तुरंत निर्णय लेने वाले हैं। तो मुझे ये आप सबको बताना है कि इवेंट के साथ में हमने जो काम किया था उसमें से रिजल्ट इस तरीके से आ रहे हैं कि हम फॉलो अप करते हैं। क्योंकि इवेंट में निखिल दादा ने जो चीजें बताई हैं, जो मैंने आज आपको बोली है, उसी सेम टाइप की चीजें मैंने बताई थी। और उस वजह से ये आदमी, इनको हमने खुद ने कुछ पूछने के बजाय वो सामने से इंक्वायरी कर रहे हैं कि हमें आकर प्रेजेंटेशन दिखाइए। हम भूले नहीं थे कि उनको, हम उनके साथ में बात कर रहे थे, लेकिन बात इस तरीके से हो रही थी कि वो, उनको क्यूरियोसिटी थी बहुत सारी चीजों की, और वो सामने से क्वेश्चन करे जा रहे थे और हम उनको क्लैरिटी दे रहे थे। और धीरे 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 उनको ये समझ में आया कि हाँ, मुझे ये बिजनेस करना ही है। तो ये बिजनेस करने के लिए रेडी हो रहे हैं अभी। और मेरे टीम में भी यहाँ पर अभी ऐसा रुझान आ गया है कि हमारे टीम के भी बहुत सारे लोग पहले पैसे वाले लोग या फिर बीमार लोगों को ढूंढ रहे थे, वो पूरा बंद हो चुका है। और अभी प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोगों को ही ढूंढना मतलब शुरू है, और काम हो रहे हैं आगे। अभी दादा साहेब चौहान नाम के जो हमारा सेल निकला एनडीओपी में, वो आए थे हमारे साथ में, और आते आते एनडीओपी से खत्म जब आए उसी टाइम पे उन्होंने पैसे वगैरह सब कुछ अरेंज करके वो भी मशीन उनका लगा। तो कल फर्स्ट डे था जिस दिन मशीन बिठाया, और दूसरा दिन ही था उनका बेटा और दादा साहब खुद बैठकर प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी। तो ये बातें हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों को क्लैरिटी आ रही है कि ये बिजनेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा। इतना कॉन्फिडेंस दादा साहेब जो है, उनका नाम दादा साहेब है, तो उनमें है कि वो दिवाली में गाड़ी खरीदने का, फोर व्हीलर खरीदना है, और उसका बुकिंग अभी करना पड़ता है, तो दिवाली में गाड़ियां मिलती है। तो उन्होंने फिक्स किया है कि मैं फोर व्हीलर इसी बिजनेस से लेने वाला हूँ, और वो गाड़ी अभी बुक करनी है मुझे। तो कल परसों हम शोरूम में भी गए थे, देखकर भी आए। तो ये क्लैरिटी ये जब मिलता है हमें, तो ये सारी चीजें होती है। बिजनेस प्लान जरूर दिखाना चाहिए जहां पर भी जाते हैं। और कभी भी ये डर नहीं रखना है मन में कि ये आदमी सोचेगा कि मुझे 13,000 मिलने हैं और इस वजह से मैं इनके पीछे पड़ा हूँ। ऐसा नहीं है। देखिए, पैसे की जरूरत लक्ष्मी जी और कुबेर भगवान, उन दोनों को छोड़ के हर किसी को है। और इसीलिए हमें बिजनेस प्लान बहुत बार दिखाकर ही आना है। उनको पूछना है बकायदा कि ये जो चीजें आपने देखी, ये शॉकिंग थी, आपको लगा, ये काम की लगी आपको, ये आपको लोगों को बताना चाहिए, ये पता चला। तो सबकी चीजें अगर उत्तर अगर हाँ में है, तो उनको बोलना है कि बस यही काम करने के बाद में आपके घर में अगर 100 करोड़ रुपए आए, तो इसका एक रूट मैप मेरे पास में है, तो क्या आप वो देखना चाहोगे? तो वो कहेंगे कि हाँ, देखना चाहेंगे। इस तरीके से अपनी बात रखिएगा। दूसरा एक है कि पीडीसी सेशन में भी बहुत सारी मिलिंद सर ने जो चीजें बताई है कि ये 2-3 महीने या 6 महीने के बाद का जो हमें पीरियड मिलता है कि हमारे पास 6 महीने के बाद में पैसे आएंगे, उस टाइम पे हम खरीदेंगे, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। तो पहला तो एक क्वेश्चन, हम क्लोज माइंड, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन रहते हैं वो कभी कभार कर लेने चाहिए, और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी करने चाहिए। पहले तो ये दो क्वेश्चंस क्या होते हैं ये हम समझेंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस मतलब उसका आंसर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आएगा। मतलब एक बड़ा सा संवाद करेंगे तो उसका आंसर खत्म होगा।
और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसका आंसर हाँ या ना में होता है और एक या दो वर्ड में दिया जाता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमारी बात जल्दी जल्दी आगे निकलती है, और उस हाँ या ना को बोलने के लिए इंसान मन में बहुत सारा सोच विचार करना पड़ता है उसको आंसर करने के लिए। तो वो बोलेगा नहीं ज्यादा, सोचेगा ज्यादा और आंसर हाँ या ना में देगा। ऐसी क्वेश्चंस आप बना के रखिए अपने पास में। कभी भी उनके डाउट्स को क्वेश्चन से ही आंसर करिए। इसके लिए सवाल ही जवाब ये बुक है, मैंने उस दिन भी ये बताया था, ये बुक पढ़िए। पर्सनैलिटी प्लस नाम का एक बुक है जिसमें लोगों के पर्सनैलिटीज रहते हैं अलग अलग जिस टाइप के हैं, उसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वो पढ़िएगा। तो पढ़ने से क्या होगा, हमारे पास नॉलेज आएगी। इंफॉर्मेशन और नॉलेज ये दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। इंफॉर्मेशन ये है जो माउथ टू माउथ दी जा रही है, मैंने कुछ पढ़ा है और उसके तहत मैंने जो नॉलेज ग्रहण की है उसको मैं आपको साझा कर रही हूँ, ये हुई इंफॉर्मेशन। और नॉलेज क्या है, जो मैंने खुद ने कुछ रीड किया है, खोज की है, पता किया है। जो हम पढ़ते हैं रीड करते हैं जिस उस वो जो रहता है वो नॉलेज है। और नॉलेज देने वाला बेस्ट अगर कुछ ये है रास्ता है तो वो है बुक्स। बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। रोज नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन आप कुछ समय निकालो और उस टाइम पे ये बुक्स पढ़िए। क्योंकि आपके पास जब नॉलेज बहुत ज्यादा होगा तभी आप उसमें से गिनी चुनी इंफॉर्मेशन किसी और को बता पाओगे। दादा के यूट्यूब के वीडियो जरूर देखना, वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, उससे भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। देखिए, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन ही बोला जाता है और नॉलेज को नॉलेज बोला जाता है। तो दादा ने जो कुछ पढ़ा है उसके साथ में उन्होंने जो कलेक्टिवली बातें एक साथ की है वो हमारे साथ वो साझा कर रहे हैं, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन, जो यूट्यूब पे आपको मिलेगी, है ना। लेकिन अगर उसमें भी किसी को और कुछ क्वेश्चन पड़ता है तो दादा की कुछ कही हुई बात हमारे अंदर नहीं उतर सकती, क्योंकि दादा एक अलग पर्सनैलिटी है और मैं अलग हूँ, आप अलग है। तो गड़बड़ ये होती है कि हम कॉपी कैट बनने का कोशिश जरूर करते हैं, कॉपी कैट कैट के तरह हो सकते हैं, लेकिन हमें खुद का थोड़ा बहुत उसमें स्टाइल डेवलप करना पड़ता है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आपके अंदर समर्पण नहीं आएगा। और ये समर्पण आने के लिए भी हमें यही है कि नॉलेज को एक साथ करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन को लेना पड़ेगा। हमारे गुरु क्या कर रहे हैं उनके जैसा बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुल मिला के हम उन चीजों के अंदर खुद को ढालेंगे, तभी हम आगे रिजल्ट को निकाल पाएंगे। अभी इसी वजह से दादा के जैसा, थोड़ा थोड़ा सोनी सर के जैसा, थोड़ा थोड़ा मिलिंद सर के जैसा हर एक चीज को अपनाते हुए हमारे सेल्फ निकल कर आ रहे हैं। और आपको बताने के लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे कि हफ्ते में कम से कम हमारा 5 या 6 सेल के साथ में हम हफ्ता नहीं, सॉरी, पूरा मंथ में 5 या 6 सेल। लास्ट मंथ के हमारे 8 हो गए थे, इस मंथ का अभी शुरुआत ही नहीं हुआ है तब तक हमारे 4 सेल ऑलरेडी अपने पास में आ रहे हैं। तो ये रुझान कंटिन्यू रह सकता है अगर हम ये चीजों को फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि जो मैंने चीजें बताई है वही चीजें आप सबके लिए लागू होंगी। बहुत बार ये होगा कि मेरे से अच्छा भी आपको कुछ सूझेगा, आप भी यहाँ पर आकर बात करेंगे, आपकी बात को रखेंगे तो लोग आपको सुनेंगे। बस पहले कोई भी चीज है ना, खुद के अंदर क्लैरिटी तैयार कीजिए। समर्पण देना बहुत जरूरी है इस चीज को। जब हम समर्पित करते हैं, सचिन तेंदुलकर दादा बोलते हैं हमेशा, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, जो जो भी लोग एकदम क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन, उनकी अलग अलग फील्ड है, लेकिन उन्होंने अपने फील्ड में खुद को पूरे पूरे तरीके से समर्पित किया था, तभी जाके वो एक हीरे के जैसे चमक रहे हैं उनके फील्ड में। अगर हमें अपने फील्ड में हीरे के जैसा चमकना है तो हमें भी उन्होंने जैसे उनके फील्ड में समर्पण दिया था वैसा ही समर्पण हमें भी अपने फील्ड में देना पड़ेगा। और ये समर्पण देने के लिए हमें बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी पड़ेगी, हमारा स्टाइल भी डेवलप करना पड़ेगा। हमारे टीम को समझाने के लिए हम क्या क्या बातें रख सकते हैं, टीम बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, ये भी सीखना पड़ेगा। हर एक चीज को हमें गौर से समझना पड़ेगा, तभी जाके आप बिजनेस को ओनर कर पाएंगे। और जब ये ओनरशिप आपके खुद के अंदर डेवलप होगी तो
अपने अपलाइन, अपने मेंटर्स, इनकी जरूरत जरूर पड़ेगी, लेकिन बात बात में नहीं पड़ेगी। अभी जैसे हो रहा है ना, सेल नहीं आ रहा है सर क्या करूं, ये प्रॉब्लम आ रही है सर क्या करूं, तो ये चीजें नहीं होंगी। बड़े बड़े इंफॉर्मेशन के लिए हम सोनी सर, निखिल सर और मिलिंद सर के साथ में बैठेंगे। फिर छोटी छोटी चीजों के लिए फिर बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जरूरत ना पड़े, ये अच्छी बात है, क्योंकि उनको हमारे जैसे और भी लोगों को तैयार करना है। अगर हम ही उनका समय ईटन अप कर लेंगे, हम ही पूरी तरह पूरा समय उनके साथ में बार बार वो सेम सेम क्वेश्चंस जो वो ऑलरेडी बता चुके हैं, हम बहुत बार मीटिंग में जब बैठते हैं कभी हमारे पास पेन पेपर नहीं रहता है, तो प्रॉब्लम यही है कि हम प्रवचन के जैसा सुनते हैं और वो भूल जाते हैं, उसको अप्लाई करते नहीं है, फिर फायदा कुछ भी नहीं होता है। तो फायदा ना होने की वजह से फिर सेल नहीं आती, और फिर हम जीरो से शुरुआत करते कि सर सेल नहीं आ रही। तो ये गड़बड़ इसीलिए हो रही है क्योंकि समर्पण नहीं है, हमारा वाय क्लियर नहीं है, और हम बेगिंग के मोड में बहुत ज्यादा जा रहे हैं। बेगिंग वाले मोड में तो बिल्कुल कभी नहीं जाना कि सर देख लो पानी बहुत अच्छा है, सर देख लो प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है, ऐसा पानी कहीं पे मिलेगा नहीं, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, WQA का उसको सर्टिफिकेट है। हाँ, ये सब कुछ चीजें बतानी है, बस इस चीजों को बताने का ढंग अलग है। कभी भी ऐसे बेगिंग के जैसे पीछे पड़ोगे तो वो सामने वाला इंसान आपके माथे पे ही बैठेगा, और फिर ये माथे पे बैठेगा तो उसको उतारने के लिए अपना समय बर्बाद होने वाला है। सेल तो वो देगा, अगर सेल दिया भी तो वो हमेशा ये सोचता रहेगा कि इसने मुझे मशीन दी है तो क्लीनिंग के लिए यही आने वाला है, बिजनेस के लिए भी यही आने वाला है, मेरे लोगों को बताने के लिए भी यही आने वाला है। तो हम उसके अंदर ओनरशिप क्रिएट नहीं कर रहे, उसको सिर्फ हम बेगिंग कर करके एक मशीन दे रहे हैं, और वो महाराजा बन के हमारे सिर पे तांडव करने वाले हैं फिर बाद में बैठ के कि हमारा सब कुछ तुम ही करो अभी, क्योंकि तुमने हमें मशीन दी थी, हम तो कुछ नहीं करने वाले। ऐसा है, तो ये कभी नहीं करना। हमें बेगिंग के मोड़ को तो सबसे पहले ये बेगिंग हटा दो कि मेरा एक मशीन ले लो, फिर आपके साथ में हम लोग काम करेंगे, और फिर हम हमारे साथ हम आपके हर एक डेमो के लिए आएंगे, और हम बहुत जहां पर भी आप बुलाओगे वहां तक आएंगे। बहुत गलत इंफॉर्मेशन है। अगर ऐसा बोल के हम सामने वाले को अगर गोल बना के रखेंगे तो वो इंसान जब बिजनेस में एंट्री करेगा तो उसको यही क्लैरिटी है कि जब भी बुलाना है सामने वाले को आना है, और जब भी सेल क्लोज करनी है तो वो बात करेगा, मैं बिल्कुल फॉलोअप नहीं लेने वाला। तो वो कभी नहीं सीखेगा। और फिर आप जब उनको सिखाने पे उतरेंगे तो उनको वो ठीक से समझ में भी नहीं आना, फिर वो तुरंत ऐसा समझने लगते हैं कि तुमने तो धोखा किया यार हमारे साथ, तुमने तो हमें बोला कि आप लोगे तो हम आपके साथ में जुड़ेंगे, हम आपके डेमो करने के लिए जहां भी बुलाओगे उधर आएंगे। लेकिन यार टाइम लिमिट सेट करो ना, कब तक आओगे आप? जब तक आप सीख नहीं जाओगे तो हम आपको सिखाएंगे, ये बोलना पड़ेगा। देखिए, जो चीज आप खुद नहीं सीखेंगे तो आपको इसमें से सादी सी बात है ना, खेती भी करनी है तो उसको वो उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो पेड़ को काटने के लिए चाहिए, खेत में वो फर्टिलाइजर्स डालने के लिए जो भी चाहिए, वो तो सीखना ही पड़ता है ना, कितना मटेरियल कहाँ पर डालना है और कितना डालना है। तो कोई भी काम जिससे आपको कुछ पैसा मिलना है या फिर कुछ चीजें आपको मिलनी है, तो वो पहले आपको खुद को सीखना पड़ेगा। ये भी क्लैरिटी उस इंसान को दीजिए। ये बहुत गलत सोच है कि आप तो बोलो हम आपके पूरे डेमो करने के लिए आएंगे, कहाँ पर भी आएंगे। ये जब हम बोलेंगे तो उनकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ा कर रख रहे हैं हम, और फिर ये उस इंसान का बढ़ा कर नहीं रख रहे, उसके साथ में और जितने भी लोग आएंगे ना, सेम चीज मल्टीप्लाई होनी है। जो चीज आपके मुंह से निकली है आपके साथ में जुड़ने वाले लोगों के लिए, वो सामने वाले के साथ में भी वो सेम चीजें एक वो बात बोलने मैं वाला है क्लियर कि करता सर। हूँ। एक बात मुझे बोलने दो। मुझे लगता है कि हमें ये तो बताना पड़ता है तो है कि शुरू शुरू में आपके डेमो देने के लिए तो हम टीम में से कुछ लोग बिल्कुल आएंगे। जैसे ही आपको सीखना है डेमो देना, तो वो भी हम सिखाएंगे, और कुछ दिन तक तो हम आपके साथ बिल्कुल है।
डेमो देने के लिए। जैसे आपको कुछ सवाल में उत्पन्न होते हैं, तो पूरी टीम इस सवाल को आपको इस सवाल से बाहर लाने के लिए पूरी टीम काम करेगी। ये तो हमें बोलना ही पड़ता है ना। यस। तो टाइम लिमिट सेट करना पड़ेगा हमें कि इतने इतने दिनों के लिए हम आपके साथ में है और ये सिखाने के लिए हम आपके साथ है। तो यहाँ पर फिर वो सामने वाला इंसान भी जो जिस आदमी को जोड़ रहा है उधर भी यही बोलेगा वो कि हाँ हाँ ये लोग हेल्प करते हैं, ये सिखाते हैं। न ये वाला बात अलग हो गया। और ये वाला बात अलग हो गया कि ये हमारे डेमो करने के लिए आएंगे, ये हमारे प्रेजेंटेशन के लिए आएंगे, ये फॉलोअप करेंगे, ये सेल निकाल कर देंगे। ये बात अलग हो जाती है। और ये वाला बात अलग होती है कि हमको ये डेमो करना सिखाते हैं, हमें ये बात करना सिखाएंगे, हमें ये फॉलोअप कैसे लेना है ये सिखाएंगे। सिखाएंगे और ये करेंगे, इसमें फर्क है। तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे अनुभव के साथ में मिली है, तो मैं अभी इसमें चेंजेस करते जा रही हूँ। तो इसलिए ये थोड़ा एडिशनल लास्ट जो मीटिंग थी उसमें नहीं बताया था, फिर मैंने लिया है। आज की मीटिंग में ऐड कर रही हूँ। नया और एक चीज ऐसा है कि कहाँ पर रुकना है, ये हमें बहुत बार नहीं समझ में आता कि किस इंसान को छोड़ देना चाहिए और किस इंसान के साथ में आगे बात करती रहनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन जिसके कोई भी आंसर मतलब पते के बात ही नहीं कर रहा है, वो सामने वाला कुछ भी पूछे जा रहा है कुछ भी, और हम आंसर देने पे तुले हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं और हम उसको नहीं आपका बात ये ऐसा नहीं है ये बात है। तो हम कन्विंसिंग मोड में जब जाएंगे, क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो ऐसी बातें शुरू होना स्टार्ट होती है। तो कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे कि आपको बेवजह पूछ लेंगे कि ये पानी अगर हमने पीना शुरू किया तो अगर इसी पानी की आदत लग गई तो क्या। हालांकि उसने वो प्रेजेंटेशन में देखा है कि हमने ब्लू ग्लास में, ब्लू पानी में हमने दूसरा पानी ऐड करके दिखाया, फिर थोड़ा वो एसिडिक होने लगा, फिर हमने कैंगन पिया तो अल्कलिनिटी आई। फिर भी इसका क्वेश्चन ये आएगा कि देखो आपका ये प्रॉपर्टीज इतना अच्छा है और हमने तो फिर बाहर जाके इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज का पानी मिलना नहीं है, तो फिर क्या। एक या दो बार ऐसे कुछ सवालों को टैकल करने के बाद जब आपको ये समझ में आएगा कि ये कुछ भी सवाल किए जा रहा है, तो वहां पर हमें खुद को रोकना है। अगर हम नहीं रुकते तो हम खुद डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे एक टाइम पे, और हमें खुद को ही लगेगा कि यार मैं ही खुद गलत काम में हूँ और मैं ही गलत चीजें कर रहा हूँ। तो बेटर वे है कि मैं कैंगन का काम छोड़ दूं और मैं खुद अपने अपने काम में लग जाऊं। ये तो पूरा गलत काम है। मतलब वो रुकना पता नहीं है, इस वजह से नेगेटिविटी मन में इतनी आ जाती है। एक आध दिन ऐसा हो जाता है कि आपने 4-5 कॉल कर लिए और कहीं कितने भी इनविटेशन किए और एक भी इनविटेशन लगा नहीं उस दिन, और इनविटेशन करने का छोड़ दिया और फिर हम फॉलोअप के लिए कॉल करने लग गए और फॉलोअप के लिए भी एक भी फॉलोअप नहीं हुआ। तो शाम तक ऐसा माइंडसेट जरूर बन जाएगा आपका कि कैंगन काम ही गलत है। और ये होता है। मैंने देखा है, बहुत सारे मेरे साथ में जुड़े हुए लोग हैं उनका भी देखा है। तो तुरंत ये पहले ये बीमारी है, गलत है। कि थोड़ा हमने चीज को महसूस किया और उस दिन की मानसिकता हमारी ये बन गई कि ये काम गलत है, ये कोई सुनता नहीं है, इसके इसके साथ में बहुत परेशानी है काम करने के साथ में। और हम खुद ऐसा उस दिन डिसाइड कर लेते हैं कि बस अब तो नहीं करना है इसको। और इस वजह से खुद का नुकसान होने वाला है, किसी और का नहीं होगा, ना आपके अपलाइन का होगा। सबसे पहला नुकसान आपका खुद का होगा कि आप डिमोटिवेट होके बैठ रहे हो। हाँ, अपलाइन लोग जो हैं वो आपको बार बार फोन करेंगे, कॉल करेंगे, समझाएंगे, लेकिन आपके तरफ से भी उतना ही उनको अगर सहयोग मिलेगा तो ही वो जो इंसान है वो ग्रोथ करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि मुझे मेरे डाउनलाइन के लोगों में से कुछ एक्टिव पर्सन है, वो रोज कॉल करते हैं। रोज हमारी कुछ ना कुछ डिस्कशन होती रहती है कि ये आज ऐसा हुआ, इसके साथ में कैसा काम करूं, ये यहाँ पर आगे बात नहीं बढ़ रही है। तो वो मतलब एक छोटे अभी शुरुआती बिगनिंग टाइम में है, जैसे कि मैंने भी बिगनिंग निकाली है ऐसी पहले।
और मैंने भी बहुत सारा दिमाग खाया है, सोनी सर का खाया है निखिल सर का खाया है। तो दादा भी समझाते हैं, अभी भी दादा बहुत बार बात करते रहते हैं, तो समझाते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो अगर सीखना हमें है ना, तो कांटेक्ट भी हमें करना है, बात भी हमें करनी है। अगर अभी देखिए ना मेरी ग्रोथ क्यों हो रही है, क्योंकि मैं खुद से इनको फोन करती हूँ बार बार, मुझे जो क्वेश्चन है मैं इनको पूछती रहती हूँ। मैं ये कभी वेट नहीं करती कि सोनी सर का आज मुझे फोन आएगा, दादा का मुझे फोन आएगा। जिस दिन दादा हालांकि होता है ऐसा, बहुत बार नहीं है कि हमारा कॉल नहीं हुआ, लेकिन नहीं होता है ना तो दादा जरूर मुझे कॉल करते हैं। तो मतलब वो आदत हो गई है अभी कि क्या चल रहा है बेटा क्या नहीं। तो ये एक जो बॉन्डिंग है ना, ये कहीं ना कहीं हमें भी मेंटेन करना है। अगर हम खुद अलग टूटकर अगर काम करना शुरू करेंगे, तो देखिए पेड़ के साथ में रहने वाला जो पेड़ है पूरा, और वो पेड़ से अगर वो डाली अलग हो गई, तो वो डाली जिंदा रहेगी, ग्रोथ करेगी कि नहीं ये पता नहीं। थोड़े दिन के लिए वो रहेगी जिंदा, लेकिन उसके बाद क्या, हमने रूट्स को छोड़ दिया। जो जो हमारे रूट्स थे उसको हमने छोड़ा, और फिर हम ये समझने लग गए कि हमने बहुत सारी अभी सेल करी है, हमारे अंडर तो 3 4 5 लोग आ गए हैं और वो काम भी कर रहे हैं, तो हमें अपने अपलाइन के लोगों के साथ में बात करना जरूरी नहीं है। 2 2 3 3 दिन बात ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है। और फिर एक चीज ऐसी भी है कि हमारे साथ में आश्रम के लिए एक जुड़े हुए वकील है, माने वकील है पूना के। और उनका भी ये एक बात है यहाँ पर, मुझे याद आ रही है उनकी भी बात, जो राजीव सर ने मुझे ये बताई थी, कि वो कहते हैं कि किसी भी इंसान को मदद करते हैं ना, तो वो कितने दिन तक करनी चाहिए। अगर हम रोज किसी एक इंसान को चाय पिला रहे हैं, आज चाय पिलाई, कल भी पिलाई, तीसरे दिन भी पिलाई, ऐसा अगर आपने हफ्ते भर किया, हफ्ते भर के बाद में एक दिन आपने उसको चाय नहीं पिलाई, तो वो जिसको चाय पिला रहे थे उसको बुरा लगने लगता है कि आज उसने चाय नहीं पिलाई मुझे। तो प्रॉब्लम क्या है पता है, उसे आपके अंदर वो जो मदद का भाव था, मदद करने का जो भाव था वो नहीं दिख रहा अभी। अभी उसको बुरा लगने लगा कि यार आज नहीं चाय पिलाया इसने मुझे, क्या इंसान है, आज के चाय का तो उसने पूछा भी नहीं मुझे। तो आप सोचो ना कि आप अगर डाउनलाइन के लोगों को रोज कॉल कर रहे, रोज कॉल कर रहे, अभी आज आपके डाउन में 3 लोग हैं, कल वो 12 हो जाएंगे, कल वो 25 30 हो जाएंगे। फिर पहले वाले 3 लोगों को रोज फोन करने की आदत लगी हुई है, तो उन तीनों को ऐसा लगने लगता है कि यार आज इसने कॉल नहीं किया मुझे, कल नहीं किया है इसने, अभी तो इसको मेरी जरूरत ही नहीं, अब तो इसके टीम में बहुत लोग आ गए, तो फिर क्या, मुझे तो अभी ये भूल गया। तो प्रॉब्लम ये है, ये हमारे माइंडसेट में है। सामने वाला हमें मदद कर रहा था यार, हमें ये समझना है। अगर आपको उसकी जरूरत है ना, तो आप उनके साथ में जुड़ो, आप उनको कॉल करो। तो उसका ऐसा नहीं है कि उनका आपके ऊपर ध्यान नहीं है। तो इससे क्या होगा, आप रूट्स के साथ जुड़े रहोगे। और कभी भी सोनी सर हो, निखिल दादा हो, या फिर मिलिंद सर है, या फिर और भी कोई ज्योति दीदी है, मैं इनके साथ में क्यों जुड़ती हूँ, मैं खुद, आप पूछिए भैया, अभी ज्योति दीदी है कि नहीं पता नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं। मुझे जब जब जरूरत पड़ती है ना, मैं खुद उनको कॉल करती हूँ। और फिर कॉल करने के बाद मैं उनको पूछती रहती हूँ कि ये ऐसा है वैसा है। सतवन भैया को भी बहुत बार कॉल किया है मैंने, शुरू शुरू के टाइम पे बहुत कॉल होते थे हमारे। तो तब मुझे सीखना, अभी भी मुझे सीखना है, लेकिन अब मुझे कठिनाइयां कम आती है, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है मुझे कुछ बुक्स से मिल जाती है, जो सोनी सर ने बताई रखी है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों की आज मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आज मुझ में थोड़ी बहुत ताकत आ गई है कि मैं मेरे नीचे वाले लोगों को कुछ तो समझा सकती हूँ, ऐसा है। तो बेसिक एट द एंड ऑफ द मीटिंग मुझे आपको यही बताना है कि पहला वाई क्लियर करो खुद का, खुद को डिमोटिवेट ना करो कुछ भी छोटी छोटी चीजों के लिए। डिमोटिवेशन कब आएगा, जब आप रूट्स को छोड़ देंगे। ये भी मेरा लास्ट मीटिंग में बोलने का रह गया था कि रूट्स को नहीं छोड़ना कभी भी। अपलाइन के लोगों को छोड़ेंगे तो गड़बड़ ये होगी, बिजनेस आपको कमाई तो देगा, लेकिन आपके साथ में आपका जो बड़ा काम बनना है वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा। और अगर अपलाइन आपके एक्टिव हैं, आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर तो छोड़ने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, ऐसा इक्का दुक्का कोई अपवाद हो सकते हैं, जैसे मैं गरीब हूँ, मेरे लिए मेरे अपलाइन लोगों के सारे
पंगे पड़े हुए हैं, तो मेरे को मेरे को कोई है ही नहीं बेवारस। तो मैं डायरेक्ट दादा के साथ में हूँ। तो दादा है, फिर सोनी सर है, मिलिंद सर है, आप लोग हो, सब लोग। तो आपके साथ में मैं जुड़ती हूँ। अगर मेरे अपलाइन लोग एक्टिव होते और वो अगर हमारे साथ में शुरू से होते, तो हम दादा के साथ में शायद थोड़े कम टाइम से, मतलब कम टाइम के लिए जुड़ते। अभी कुछ है ही नहीं अपने पास, तो हम काम कर रहे हैं आगे। तो ऐसा है कि अगर आपकी एक्टिव एथिकल ग्रोइंग अपलाइन अगर आपके साथ है, तो उनके साथ में आपको खुद को जुड़ना है। किसी अपलाइन ने आपको फोन करें, वो कुछ बोले, ये मन में ना लाओ। तो ये गलत दिशा में जाएगा, और इससे दादा का या सोनी सर का नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि उनके तो महीने के 5-6 लाख रुपए कम से कम फिक्स है। गरीब अपन लोग है, अपने को सीखना भी है, अपने को पैसा भी कमाने का है, अपने को टीम बिल्डिंग भी करनी है। तो हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, हमें अगर अपने जॉब में अगर हमें प्रमोशन चाहिए, तो हम जो अपना जो बॉस है उसके आगे आगे करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो बॉस क्या देगा आपको? सैलरी थोड़ी बढ़ा के देने वाला है। वो तो कंपनी के रूल के हिसाब से ही आपको पैकेज देगा ना। उसके हाथ में थोड़ी है आपको कितने पैसे देने हैं। लेकिन फिर भी हम बॉस के आगे आगे करते हैं कि जस्ट वो रेफर कर दे अपना नाम प्रमोशन के लिए, है ना। प्रमोशन ही मिल जाए, पैसा कितना मिलना है वो तो आगे की बात है। लेकिन यहाँ पर तो आपको पता है कि प्रमोशन भी होगा, पैसा भी बहुत आएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम उनके साथ में आगे बढ़ें। आगे आगे करने वाले भी नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन आपको समझने के लिए तो आगे बढ़ना है ना। तो ये वाली चीज होती है। तो 9:37 हो गए हैं दादा। अ, अभी और कुछ क्वेश्चंस हो, उस टाइम अपने अपने को समय नहीं मिला था क्वेश्चन आंसर करने के लिए, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। राधिका दीदी, सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूँ। और सोनी सर से भी मेरी बातचीत हुई थी, निखिल सर से भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा राधिका दीदी जी वेग में हैं और अच्छे तरीके से समझा रही हैं, उसके लिए नमन करता हूँ। और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन था दीदी कि जैसे अभी रिसेंटली हमने डेमो किया था, डेमो करने के बाद जिन लोगों को हमने इनवाइट किया था, अब वो फॉलोअप के लिए उनके घर जा रहे हैं तो घर पे नहीं मिल रहे हैं, और दूसरा वो फोन पे हमको टाइमिंग नहीं दे। इसको कैसे हैंडल कर? आप मेरी मीटिंग में कब से जुड़े हो भैया? मैं शुरू मीटिंग से? में लगभग मेरे को हो गए 2-1 महीने से। देखिए, मैंने क्वेश्चन क्या किया कि आप इस मीटिंग में, आज 8 बजे सुबह मीटिंग स्टार्ट हुई, तो इस मीटिंग में आप कब मैं से जुड़े हो? हाँ, तो सुबह से ही हूँ। अच्छा, तो आपने पेन 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 से कुछ लिखी है बातें उस पे? जी लिखी। अच्छा, तो ये वाला पॉइंट जो है मैंने कवर किया था। मैं आपको फिर से रिपीट कराती हूँ, टाइम भी बता सकती हूँ मैं आपको। ये मिडल ऑफ द मीटिंग, शुरुआत के साथ में जब अपन प्रेजेंटेशन करते हैं, और उसके बाद पहले मैंने वाई क्लियर करने का बताया। फिर मैंने अपना एज ग्रुप कौन सा चाहिए, कौन से लोगों को हमें टारगेट करना है, वो बताया। फिर बाद में हमने लिस्ट मेकिंग के ऊपर बात की, फिर हमने प्रेजेंटेशन के ऊपर बात की। और आफ्टर प्रेजेंटेशन फॉलोअप का जो मुद्दा मैंने बोला था, इसमें इस क्वेश्चन का आंसर मैंने किया है। प्रॉब्लम यही है कि हम रैपो बिल्डिंग ठीक से नहीं कर पाए हैं उनके साथ, और हम सिर्फ जाके प्रेजेंटेशन करके आए हैं वहां पर। ओके। प्रॉब्लम यही है हमारे साथ कि हमने जब गए थे उनको बात करने के लिए, तो इनविटेशन किस तरीके से दिया था कि हमारे पास में पानी है, वो पानी आपको मदद करेगा, आप ये प्रेजेंटेशन देखो, इसमें से बीमारियां जाएगी, और इसमें एक अच्छा बिजनेस प्लान है, और ये बिजनेस करेंगे तो आपके घर में 100 करोड़ रुपए आएंगे। दादा 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 दा, ये बोला हमने। इसके बाद जी। रैपो बिल्ट हुआ कि नहीं, पता नहीं। उस इंसान को हम पसंद आ रहे कि नहीं, पता नहीं। शायद वो जो आपके साथ में प्रोस्पेक्ट बैठा था, उन्होंने ये प्रेजेंटेशन देख भी लिया है, लेकिन उनके वो समझ में नहीं आया है ठीक से। और अभी उनको ये उनके मन में ये बात आ रही है कि आपको 13,000 रुपए मिलने हैं, क्योंकि आपने बकायदा उनको बिजनेस प्लान भी दिया क्या? अभी बिजनेस प्लान नहीं हुआ है दीदी। बिजनेस प्लान के लिए मैं उनको
इनवाइट कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे को वो नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हाँ, फोन पिक तो नहीं कर आप, रहे, घर पे नहीं। अच्छा, अच्छा, आपने शुरू में बात क्या की थी, कैसे आपने इनवाइट किया था उनको? को ये डॉक्टर हैं, वो हॉस्पिटल में भी उनको मिला हूँ मैं, उनके घर से भी मैं उनको जानता हूँ। हम्म। तो उन्होंने मेरा शॉर्ट प्रेजेंटेशन भी देखा था, उसके बाद दादा का जब परसों डेमो हुआ था, वो डेमो भी उन्होंने पूरा देखा था। हम्म। तो उसके बाद दादा ने भी मेरे को बुला के बोला था कि उनको डैश 3 तक का प्लान आपको पिच करना है। तो वो मेरे को समझ नहीं दे रहे हैं, मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं और घर पे भी नहीं मिल पा रहे वही होता है कि हम प्रेजेंटेशन जब देने गए ना, तो आपने, एक डॉक्टर हो आप, और आप लोगों को ये हेल्थ दे रहे हो, और ये पानी जो है हेल्थ के ऊपर काम करता है, इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस जाने अनजाने उनको बोल दिए हैं। और डॉक्टर है तो उनको खुद के भी फील्ड का थोड़ा गर्व रहता है। तो ये दोनों चीजों के वजह से आपको ये समय नहीं दे पा रहे हैं उनको। आप अभी सामने जाके कैसे मिलोगे, क्योंकि रैपो बिल्ड नहीं किया उनको। अगर बेगिंग मोड में जाके हमने प्रेजेंटेशन करवाया है उनका, तो वहां पर यही दिक्कत आती है सर। हमारे पास में भी सेम एक डॉक्टर थे, हमको ये बेगिंग वाला पता नहीं था ऐसा। तो हमने भी शुरू शुरू में उनको एक प्रेजेंटेशन किया था, जिसके बारे में मैंने एनडीओपी में पूछा था दादा को। स्वाति भोसले, मेरी जो डाउन लाइन है ना, उन्होंने पूछा था कि ऐसे ऐसे एक डॉक्टर है, और वो कह रहे हैं कि आपने लिया ना बोले मशीन, आप पी रहे हो ना बोले पानी, तो अभी बस हो गया बोले, फिर मुझे मेरे पास में मत आओ। तो हमारे भी मन में ऐसा आता है ना कि हम जो डॉक्टर के साथ में बात कर रहे हैं, और फिर थोड़ा सा एक वो रहता है कि इसको तो अपने से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो वो मोड एक वो हो जाता है, इसलिए वो गड़बड़ हो रही है आपकी। प्रेजेंटेशन देने के पहले आपको उस इंसान के साथ में जुड़े रहना है, उसके वाई को क्लियर करने के बाद में आप उसके सामने जाकर बैठिए। क्योंकि डॉक्टर है तो उनके दिमाग में ये आ रहा है अभी कि ये सारी चीजें करने की अभी जरूरत नहीं है, अपने पास में दवाइयां हैं जिससे ये काम हो सकता है। ऐसा कुछ कुछ पर्सपेक्टिव रहते हैं। तो वहां तक हम पहुंचे ही नहीं कि उनका पर्सपेक्टिव क्या था प्रेजेंटेशन देखने के पीछे। वो पर्सपेक्टिव अगर हमें क्लियर होता कि वो किस चीज के लिए ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो हम उनको उस चीज के साथ में आगे पिन पॉइंट करके बात कर सकते थे। ऐसा है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और किसी को कुछ सवाल? एक सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा आपसे। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आप आप पोल खोल देखिए, करोगे आज हाँ, दादा? एक एक सिंपल सा एक मैं सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि देखिए, हम लोगों ने मांडव में 18 सवाल की बात की, और बहुत सारे लोगों ने सुना, बहुत सारे लोगों ने उसको जो है उसके ऊपर सुना, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आगे काम नहीं किया। कुछ लोगों ने 18 सवाल के ऊपर काम किया है। तो मेरे ख्याल से मैं पहला जो मेरा सवाल है वो आपसे ये है कि आपने 18 सवाल के ऊपर कितना काम किया है, और काम करने के बाद में सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर क्या क्या भाव आपको नजर आए पूछने के बाद, वो थोड़ा सा जरूर बताइए। जी। 18 सवाल के ऊपर दादा, लास्ट एनडीओपी में 18 सवाल के ऊपर लास्ट टाइम ही किया था काम। मैंने वो सारे 18 सवाल जो है वो ऐसे है ना, शुरू में पहले तो वर्तमान स्थिति के बारे में उनके क्वेश्चंस है, उसके बाद उनके ड्रीम्स के बारे में क्वेश्चंस है, और फिर आगे प्रोग्रेसिव मेंटालिटी के साथ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, मतलब इसको अचीव करने के लिए, ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आगे आने वाले 10 सालों के लिए आप क्या करना, मतलब यही काम, सेम काम करोगे तो आपको आपकी दिशा क्या नजर आती है, आपका फाइनेंशियल स्थिति क्या नजर आता है। तो ऐसा ये 3 अलग अलग इसमें पॉइंटर्स में ये सवाल है। सारे के सारे सवाल तो पहले पूछे जाते थे मेरे से, क्योंकि तब मुझे वो उतना अच्छे से ग्रहण नहीं हुआ था। लेकिन अभी मैं 18 सवाल को कस्टमाइज करना जान गई हूँ कि सामने वाले इंसान को कस्टमाइज करके सवाल कैसे पूछे जाते हैं। मुझे ये लगता है कि मैंने लास्ट एनडीओपी में आने के बाद में वो 18 सवाल का जो बुकलेट है ना, वो बहुत बार पढ़ा। और पहला वाला जो डायलॉग मुझे अभी भी याद है कि आपने दादा ने जो 18 सवाल का टॉपिक लिया था ना उस टाइम पे,
फर्स्ट डायलॉग सबको उठ उठ के रटाया था कि मेरे पास ऐसी एक चीज है जिसको देखने सुनने समझने के बाद आप मुझे हाँ करोगे। उस चीज को देखने सुनने समझने के लिए आपका समय चाहिए। आज शाम 7 बजे का समय ठीक रहेगा या कल 7 बजे? ये वाला सेम डायलॉग था और ये बहुत लोगों ने बोला था, और उस टाइम पे मुझे बिल्कुल बोलने को नहीं आया था। दादा मेरे को देख रहे थे कि ये उठेगी क्या बोलने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं उठी थी। लेकिन आज वो डायलॉग मुझे पूरा के पूरा याद है। तो ऐसा है कि मैंने वर्ड टू वर्ड एकदम पाठांतर बोलते हैं ना, वैसा ये किया है। अगर दादा को अभी मैं पूछूंगी कि ये डायलॉग दादा ऐसा ही है ना, तो दादा शायद हाँ बोलेंगे, हाँ ना। हाँ। तो मुझे ये कहना है कि मैंने वो बुक बहुत पढ़ी। उस बुक को कस्टमाइज करना कैसे है ये भी धीरे धीरे आने लगा। मेरा मेरा और आपसे सवाल ये था कि आप जब ये सवाल पूछते हैं तो सामने वाले के चेहरे पर क्या तब्दीली हाँ आप बोलती हूँ ना। जी। तो ये कस्टमाइज पहले जब मैं पूरे के पूरे बोल रही थी ना, तब उतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमने जब कस्टमाइज किया, उस कस्टमाइज करने के बाद में उस इंसान के मन में ऐसे नीड पैदा होने वाले जो भाव रहते हैं ना, वो तैयार होने लगे। क्या बोलते, पॉजिटिव, क्या कहते, पॉजिटिवली बेचैनी होना कि हाँ ये जो बोल रहे हैं ये सही है, ये मुझे भी सोचना चाहिए जो मैंने आज तक नहीं सोचा है। तो ये भाव मन में आते हैं सामने वाले के। और ये कस्टमाइज सवाल पूछते हैं तभी आते हैं, क्योंकि हम पूरा के पूरा लेने लगे तो उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब हम सामने जो बैठा इंसान है उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस करने लगते हैं, तो उसको भी समझ में आता है कि ये जो चीजें हैं ये मेरे लिए पूछी जा रही है, और मुझे इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। आज नहीं सोचा है इसलिए आज मुझे आंसर करने के लिए नहीं आ रहे ठीक से। ये भाव सामने वाले के मन में आता है, और फिर वहां पर नीड क्रिएट हो जाती है, और उस नीड की वजह से सेल क्रैक होने का चांसेस बढ़ जाते हैं अपने। ऐसा है। ओके। तो नेक्स्ट किसी भी प्रकार का कोई सवाल यदि आपका है राधिका जी से तो बिल्कुल पूछिए। पंकज भैया, आप भी अभी इस नई प्रोसेस में आ गए हो, तो अभी इमीडिएट में शुरुआती दौर में जो भी दिमाग में आ रहा हो आपके, जरूर बात कर लीजिए। ये बहुत सही मंजर है जहाँ पे आप खड़े हो। मैं ज्यादा सवाल तो नहीं पूछना चाहता हूँ क्योंकि मेरा अभी ट्रेनिंग चल रही है एक प्रकार से। और मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ ना कुछ करके आप लोगों को दिखाऊं, सीखूं आप लोगों से सब कुछ। और राधिका मैम से जरूर, जब वो बोलती हैं उनका बोलने का तरीका, वो सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं आज भूल गया था एक्चुअल की मीटिंग क्या है, भी आदत नहीं पड़ी है थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया हूँ। उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है और आगे सीखेंगे और काम करके भी दिखाएंगे। बस इतनी ही बात करनी है। थैंक यू सर। आप अभी कौन बात कर रहे थे, मुझे आ, नाम पता चलेगा क्या? कौन बात कर रहा मैं था अभी? हाँ, मैं ये पंकज पहाड़िया, एक्चुअली छतरपुर मध्य प्रदेश से। पंकज, हाँ 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 हाँ। ओके सर। सर थैंक यू सो मच, आपने आपकी बात रखी। बस मुझे यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा, आ, छोटी मुंह बड़ी बात फिर से एक बार, के अच्छा और बुरा, ये वर्ड जो है ना, ये इसमें गड़बड़ है थोड़ी। अच्छा कुछ कुछ भी नहीं होता है सर। अच्छा कुछ भी नहीं होता है। मतलब मेरे लिए अच्छा कुछ अलग होगा, सतवंत भैया के लिए अच्छा कुछ अलग होगा, नीरज भैया के लिए कुछ अच्छा अलग होगा। अच्छा एक बड़ी बड़ी कंसेप्ट है। तो कभी भी अच्छे या बुरे में किसी चीज को तोलना नहीं, क्योंकि ये हमें कंफ्यूजन में लेके जाएगा। अच्छे का मतलब क्या है, वो वो क्लियर हो। अच्छा मतलब क्या, कि आपने इनविटेशन देना कैसे है ये बोला, ये क्लैरिटी मिल गई। मतलब हम अच्छा किसी को, देखिए गुलाब भी अच्छा लग सकता है किसी को, कमल भी अच्छा लग सकता है, कमल का फूल भी अच्छा लग सकता है। तो अच्छे को थोड़ा सा गड़बड़ी ये है, अपन बोल देते हैं तुरंत मीटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन उस मीटिंग से मैंने लर्न क्या किया, मुझे क्या मिला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस के बारे में आपने अभी बोला कि एक प्रकार से आपने मना कर दिया क्वेश्चंस पूछने से, लेकिन क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। क्योंकि देखिए छोटा बच्चा रहता है, जब वो नया जन्म, उसका नया नया जन्म है, वो क्वेश्चंस करते रहता है, मम्मी पापा को पूछता है सूरज क्यों आता, हवा क्यों चलती, अपना नाक हमेशा ऐसे हवा क्यों डालता है बाहर,
ये क्वेश्चंस मुझे आते थे, मैं बहुत पूछती थी मम्मी को कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। अगर स्किन को इधर टाचनी चुभी तो ब्रेन को क्यों समझ में आता है कि इधर चुभा है। ये क्वेश्चंस मैंने मेरे माँ को किए थे ऑलरेडी। तो ये क्या था, ये मेरी क्यूरियोसिटी थी और मैं वहां पर लर्निंग के प्रोसेस में थी। अगर आप कह रहे हो कि मैं लर्निंग के प्रोसेस में हूं और मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, तो ये दोनों दिशा अलग है। अगर आप लर्निंग के प्रोसेस में हैं तो आपको क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। तो यहाँ से आगे बिल्कुल आप सही कह लर्निंग। रही हैं कि क्वेश्चन पढ़ना, बिल्कुल कहना पूछना चाहिए हमें, और पूछेंगे हाँ भी, हम भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा लेट आज ज्वाइन कर पाए हैं, और मतलब अभी हमें 10-15 दिन हुए हैं, और प्रयास कर रहे हैं डेमो भी दिखा जी जी दें, जी लोगों के साथ जाते हैं, देखते हैं, और जी बहुत जी। सारे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेंगे, अभी बहुत सारी चीजें पूछना है और पूछते रहेंगे आप लोगों से। हाँ हाँ। तो ये आपके क्वेश्चन के साथ में, आपकी बात के साथ ये आया आगे इसलिए, लेकिन ये मैं सबके लिए बता रही हूँ कि हमें क्वेश्चन पढ़ने चाहिए और वो वैलिड क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसा है। थैंक यू पंकज भैया। रवि सर थैंक यू। क्या? रवि सर। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग राधिका जी। अ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है, आ रही है। यस। राधिका जी, आपके स्टाइल में मुझे दो बातें बताओ। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आप बेनिफिट और एडवेंचर क्या बताते हो, और माइक्रो क्लस्टर जो प्रॉपर्टी है अपनी, उनके बारे में भी बेनिफिट और एडवेंचर के बारे में क्या बताते हो आपकी स्टाइल में? हम तो बताते हैं अच्छा अच्छा। क्योंकि अल्कलाइज के बारे ओआरपी। में आपने बताया, हाँ हाँ। तो ओआरपी जो दोनों के बारे रहता में है, बताओ। ओआरपी का आपने नासिक का अगर दादा का डेमो देखा होगा, वहां पर जो प्रेजेंटेशन दिया था, तो नासिक का वो वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। आपको पूरा समझ में आएगा कि उस प्रॉपर्टी के बारे में क्या बोलना है। और मैं कैसे बताती हूँ, तो मैं सेम दादा के जैसे बताती हूँ कि टमाटर आज लेके आए, और अगर आज ही बाजार से लेके आए हैं और आज खाना है तो वो ताजा है, आज आप खा लोगे। लेकिन इसी को 15 दिन के बाद में आप खाओगे क्या? द्या ना उत्तर। माझी स्टाईल ऐकायची ना. नहीं नहीं, हाँ नहीं खाएंगे। हाँ. तर नाही खाणार. मग जो अगर आप 15 दिन के बाद नहीं खाओगे तो इसका मतलब क्या है? वो खराब हो गए हैं या सड़ गए हैं। तो आपने ये खराब हुआ ये कैसे पहचाना? उसकी बदबू से, या उसको हाथ लगा के, या उसको देख के? एकदम बरोबर. एकदम बरोबर. तो रवि सर, ये टमाटर सड़ा हुआ है, ये हम उसके बदबू से और उसके कलर चेंज के ऊपर से समझ में आ जाता है कि ये सड़ा हुआ है। और अभी अपना पानी जो है ये सड़ा हुआ है, ये हमें समझ में नहीं आता है क्योंकि इसका स्मेल भी नहीं आता और इसका कलर भी नहीं चेंज होता है, बरोबर। तो ये ओआरपी का प्रॉपर्टी दिखाते टाइम पे अपन ये सड़ा हुआ चीज को उसको रिकनेक्ट करेंगे कि आपका पानी अभी सड़ा हुआ है क्योंकि वो जगह जगह रुक कर आपके पास आ रहा है। पूर्वज जो थे हमारे वो बहता पानी पीते थे, और आज भी हम जानते हैं कि बहता पानी हो तो वो साफ पानी होता है, ताजा पानी होता है। तो आज हमारे नल में जो पानी आ रहा है वो जगह जगह रुक रुक के आ रहा है। आ रहा है ना? बरोबर है। यस तो यस। हाँ, तो इसी वजह से ये पानी सड़ा हुआ है। और ये पानी खुद सड़ा हुआ होने के कारण आपके शरीर में जाकर भी इसको भी सड़ा रहा है, और इसको बदलना पड़ेगा। और इसी वजह से कैंगन को हमें लेके आना है और ताजा पानी पीना है आज के समय में। तो दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो गंगोत्री के गोमुख के वहां से पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, या तो फिर कैंगन 3.25 लाख देकर लेनी पड़ेगी। 3.25 लाख माने दिन का 30 रुपए का खर्चा आपको आपके फैमिली के लिए करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कौन सा इजी है, रवि सर? वो गंगोत्री का तो इजी नहीं है, ये डिवाइस हाँ का इजी लग रहा हाँ। है। डिवाइस तो लेना इजी लग रहा इसीलिए तो आपको कौन सा पानी चाहिए? ताजा पानी, है। ताजा पानी। बरोबर। तो इसको अगर लेना है तो आपको 3.25 लाख मुझे देने पड़ेंगे। दिन का 30 रुपए खर्चा करना जरूरी है आजकल, और ये चेक रेडी आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि चालेल. ओआरपी मीटर से ही हम चेक करते हैं ना अभी माइक्रो क्लस्टर के बारे में। अच्छा। आपका ये भी वाला, ये भी बातें ये दादा के इसमें है 16 जुलाई के यूट्यूब के चैनल के वीडियो में, 16 जुलाई वाला। यहाँ पर ऐसा बताना है कि पहले जो पानी आता था तो जो लोग पीते थे वो पहाड़ों के ऊपर ये करते हुए आता था, घिसता हुआ आता था।
तो वो सूक्ष्म पानी बन के आता था, टूटता था वो, राइट। और टूटने के साथ में हमारे पास में पहुंचता था। तो उस टाइम पे ये पानी हमें नेचुरली मिल जाता था। अभी हम मोटा पानी पी रहे हैं, वो रुका रुका आता है, तो उसका जो ये है गट्ठा जो है वो मोटा बन चुका है, जाड़ा है, और वो अपनी पेशियों के अंदर, कोशिकाओं के अंदर ठीक से नहीं पहुंच पाता है। बॉटल रखी होती है छोटी वाली मुंह की, तो उसमें बोलना है कि इस बॉटल में हमने अगर चना डालने की कोशिश की तो वो जाएगा, लेकिन हमने ये बड़ा सा एक ओनियन डालने का कोशिश किया तो वो जाएगा क्या? नहीं। तो अभी हमारे कोशिकाओं के साथ सेम चीज हो रही है कि कोशिकाएं सुई के नोक पर बैठने इतनी छोटी है, और हम जो पानी पी रहे हैं वो मोटा पानी है, और ये अपने कोशिकाओं के अंदर जाता नहीं है। और अंदरूनी साफ सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन, ये वर्ड लोगों को पता है। अंदरूनी साफ सफाई और डिटॉक्सिफिकेशन ठीक से नहीं हो पाता है, और इसी वजह से ये मोटा पानी जो है ये 20% अपने शरीर में जा रहा है, और हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है। और वो चार्ट दिखाना है वहां पे, 70% पानी वाला। और ये 70% अगर पानी अपने शरीर को चाहिए, और हम जो पानी पी रहे हैं वो अगर 20% शरीर में जा रहा है, तो अपने शरीर की 70% की नीड कंप्लीट हो रही है क्या सर? नहीं। तो अगर ये 70% की नीड अगर शरीर की कंप्लीट होनी है, आपके शरीर से गंदगी कचरा बाहर निकालना है, आपके शरीर में आपको अन्न पचन करने के बाद में सारे शरीर को वो जीवन सत्वों को दिलाना है, आपके शरीर से गंदगी को बाहर, टॉक्सिन्स को बाहर करना है, तो अगर आपको 70% पानी चाहिए, और ये सारे प्रोसेस को अभी 20% पानी अगर मिल रहा है,